क्या आप 25 में से 25 इंग्लिश में लाना चाहते हो इंग्लिश टीयर 1 में? यदि हाँ, तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना है और इस पूरे सीरीज को आपको जरूर देखना है। Hello, my dear students. I am Vinod Shankaran from English Funda. Welcome all of you to English Funda. SSC CGL Tier 1 जो 2024 में देने वाले हो उनके लिए ये बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस सेशन है। इसमें 125 क्वेश्चंस है, लेकिन कैसे 125 क्वेश्चंस है? प्रीवियस ईयर पेपर का हमने एक क्वेश्चन अगर उठाया, उस पे 5 रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का क्वेश्चन करवा। मतलब एक अगर आपने सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन देखा तो 5 उससे रिलेटेड और कुछ अलग अलग किस्म के कॉन्सेप्ट्स के साथ हम सेंटेंस करेक्शन करेंगे। वैसे ही सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबके करेंगे। ठीक है, तो ये सेशंस मैं ज्यादा से ज्यादा आपको देने की कोशिश करूंगा आपके एसएससी सीजीएल टीयर 1 के पहले, ताकि आप रेडी होकर रिवाइज कर पाए, स्ट्रैटेजी बना पाए और टाइम मैनेजमेंट कर पाए। 3 चीज इसमें हम कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेंगे, टाइम मैनेजमेंट भी सीख लेंगे और किस स्ट्रेटजी के साथ काम करना है वो भी समझ लेंगे। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। पहला क्वेश्चन जो आया था 2018 में वो ये आया था कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एक इडियम का देखो, ये इडियम का मीनिंग आपको पता है, द डॉग प्लेड इन द पॉन्ड टू इट्स हार्ट्स कंटेंट। ओके, कई बार आप हो सकता है कि देखा ही ना हो, आपने किसी ईडियम या सिनोनिम का वर्ड या एंटोनिम का वर्ड देखा ही ना हो, लेकिन अगर सेंटेंस आया है तो सेंटेंस एक चीज आपको जरूर बता देता है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में या पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में या एक न्यूट्रल कॉन्टेक्स्ट है। जैसे ही सेंटेंस को पढ़ते हो, कुत्ता खेला, अगर खेलने की बात करते हो तो मजे में ही खेला होगा, तो टू इट्स हार्ट्स कंटेंट तुरंत गेस भी मार लेते हो कि अपने पूरे तृप्ति, पूरे सेटिस्फैक्शन तक खेला। तो क्या होना चाहिए? Only up to his legs, still he was completely sick as he wanted to, or avoiding getting too wet. So 3 is the answer. These can be very easily guessed also. मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा चीज गेस मारो, लेकिन गेस भी किया जा सकता है। Let's come to 5 idiom questions now. 5 idioms for practice. पहला इसका बताओ, the climax of the romantic movie was heart rending. Heart rending. सर ये अच्छा था या दुखी था? रेंड का मतलब होता है चीरना। ओके, तो दिल को चीरना, दिल को चीरने वाला, तो क्या होना चाहिए? एक्सट्रीमली सैड। ओके, अच्छा, 2 चीजें याद रखना। गट बोलते हैं, गट मतलब स्टमक, तो गट रेंचिंग होता है। ओके, पेट को मरोड़ने वाला कोई चीज होता है जो भी, वो भी दुखी वाली चीज है। और हार्ट रेंडिंग होता है दिल को चीरने वाला। याद रखना, उल्टा मत लिख देना, दिल को मरोड़ने वाला, गट को रेंडिंग वाला ऐसे मत लिख देना। गट रेंडिंग मत लिख देना और हार्ट रेंचिंग मत लिख देना। लिखना है गट रेंचिंग एंड हार्ट रेंडिंग। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदर द स्टॉर्म। अब देखो, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस शी वाज डिटरमाइंड टू वेदर द स्टॉर्म। चैलेंजेस के बावजूद, तो क्या होगा? आदमी कोई बहुत निश्चयी किया होगा, बावजूद अगर लिखते हो तो वेदर द स्टॉर्म का फिर मतलब क्या होना चाहिए कि endure the difficulties, ignore the issues, celebrate the success or enjoy the calm. It should be endure the difficulties, weather the storm. storm को, अच्छा, weather का मतलब एक ये मीनिंग भी होता है कि कंट्रोल करना या मैनेज करना। I weathered the difficult situation का मतलब है I managed the difficult situation. Next one, रेड हेरिंग्स। द पॉलिटिशियन स्पीच वॉज फुल ऑफ रेड हेरिंग्स। हमें मालूम है कि राजनीति की बात करते हैं तो सच्चे दिल वाले राजनीतिक बहुत कम ही होते हैं, क्योंकि उनको करना ही मैनिपुलेशंस होता है मैक्सिमम का। ठीक है, तो रेड हेरिंग्स का मतलब क्या है? फॉल्स आर्ग्यूमेंट्स, एक्साइटिंग डिटेल्स, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, यूजफुल फैक्ट्स, एडमिरेबल क्वालिटीज। सर नेगेटिव ही होने चाहिए, तो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हैं। रेड हेरिंग का मतलब डाइवर्जनरी टैक्टिक्स अपनाना। फिर his decision to drop out of school was a bitter pill to swallow for his parents. स्कूल से अगर कोई बच्चा नहीं जाने के लिए बोलेगा तो क्या पेरेंट्स को पसंद आएगा? बिटर स्वेल, कड़वी। ओके, तो कड़वी दवा होना, तो समथिंग इजी टू एक्सेप्ट और डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट? इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। कम टू द नेक्स्ट वन, 5th क्वेश्चन देखो। आफ्टर द लॉन्ग आर्ग्यूमेंट दे डिसाइडेड टू बेरी द हैचेट। अब ये क्लियर नहीं हो रहा सर, ये डिसाइड किया, क्या किया होगा? बेरी द हैचेट। पढ़ने पर तो यह लग रहा है कि कोई अग्रीमेंट पे आ गए होंगे। तो बेरी द हैचेट का मतलब है आरी को या तलवार को छुपाना या उसको गाड़ देना, मतलब दोस्ती कर लेना। होल्ड अ ग्रज, फॉरगेट द डिसएग्रीमेंट, स्टार्ट अ न्यू आर्गुमेंट और रिमेंबर द पास्ट। इट इज फॉरगेट द डिसएग्रीमेंट। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन आस्क्ड इन एसएससी 2018। वो है
अरेंज द सेंटेंसेस। अब अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस में दो तीन चीजें ख्याल रखना है। सबसे पहले याद रखना, ऑप्शंस के साथ ही काम करना है। यू विल ऑलवेज यूज द ऑप्शंस। ऑप्शन से काम करने पर समय बहुत मिलता है, टाइम वेस्ट नहीं होता, ठीक है, और बहुत आसान है। पहला सेंटेंस क्या होगा, नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा, इसको कनेक्शन करने में आसानी हो जाती है। ऑप्शन से काम करना है, और एक है पेयर्स ढूंढने। सर दो सेंटेंस तो एक साथ चलेगा ही चलेगा। और तीसरी बात क्या है कि ग्रामर पे भी ध्यान देना है, क्योंकि क्या क्या चीज कनेक्ट करते हैं दो सेंटेंस को, कंजंक्शंस, एडवर्ब्स, प्रोनाउंस, ये सब चीजें क्या करती हैं, एक सेंटेंस को दूसरे से कनेक्ट करते हैं। प्रोनाउन कैसे सर, मैंने राम लिखा, अगले सेंटेंस में ही लिखा या हिस लिखा, तो भाई राम के लिए लिखा होगा ना, इस तरीके से। ओके, सो टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी डी सी ए से शुरू करते हैं, बी से शुरू हो सकता है कि नहीं, चूंकि दो ऑप्शन है, बी से शुरू हो सकता है कि नहीं, देखते हैं। ओपनिंग अ बैंक अकाउंट कैन सीम इंटिमिडेटिंग। इंटिमिडेटिंग का मतलब भयावह लग सकता है, ठीक है, डरावना लग सकता है। चलो, डरावना लग सकता है, क्यों? अगला क्वेश्चन तुरंत आता है कि क्यों। फॉर्चुनेटली मोस्ट बैंक्स फॉलो अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस। लेकिन सौभाग्य से कई सारे बैंक्स जो है वो एक जैसे ही प्रोसेस रखते हैं। तो बी के बाद डी तो चलता हुआ लग रहा है सर, तो बी और डी तो काम कर। फॉर्चुनेटली वाले वर्ड से पता चलता है कि भाई एक इंटिमिडेटिंग तो है, लेकिन सौभाग्यवश सारे लोग एक जैसे ही काम करते हैं। वेरी गुड। और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस, तो ये प्रोसेस कैसा है देखना। हर सेंटेंस के साथ मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या, क्यों, कैसे, इससे लिंक पता चलता है। फॉर्चुनेटली मोस्ट बैंक्स फॉलो अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस। कौन सा स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस, जैसे ही पूछोगे, देखो, गेटिंग योर अकाउंट ओपन इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रोवाइडिंग सर्टन डिटेल्स एंड फंडिंग योर अकाउंट। सो बी डी सी तक तो एकदम सही लग रहा है सर, ये भी पढ़ो। वंस द फॉर्मेलिटीज आर डन, फॉर्मेलिटीज की शुरू यहाँ हो रही है और डन यहाँ है, कंप्लीशन यहाँ हो रहा है, तो बी डी सी यही आंसर ही हो जाना चाहिए सर, एब्सोल्युटली पहला ही आंसर है। तो इस तरीके से ऑप्शन के साथ काम करोगे। अगर मान लो बी के साथ डी कनेक्शन करता हुआ नहीं लग रहा, तो मैं तुरंत बी के साथ ए में आ जाता, अगर वो भी नहीं लग रहा तो फिर सी में आ जाता, इस तरीके से करता। तो ऑप्शन से काम करने पर बहुत आसान हो जाता है कनेक्शन। मत कोशिश करना कि पहले सजा लूंगा उसके बाद मैं ऑप्शन ढूंढूंगा, वो मत करना। ओके, ऑप्शंस के साथ ही जोड़ना है, पेयर्स देखना है, ग्रामर पर ध्यान रखना है, क्वेश्चंस पूछना है। जिस सेंटेंस पे आपको लगता है कि इस सेंटेंस के बाद ये आना चाहिए, तो उसके लिए क्वेश्चंस पूछना है। लेट्स ट्राई 5 क्वेश्चंस ऑन सेंटेंस अरेंजमेंट, 5 PQRS फॉर प्रैक्टिस। पहला देखो, इसका इसका क्या होना चाहिए। अब देखो, ए बी डी सी, बी ए डी सी, बी ए सी डी और डी सी बी ए। पहले ए से शुरू करके देखते हैं। ईच कंटेस्टेंट मस्ट क्रिएट अ डिश यूजिंग द सीक्रेट इंग्रेडिएंट। सर ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये लगता है कि भाई डिश बनाने की बात हो रही है तो कोई कंपटीशन पहले से होगी, ठीक है, तो ए से तो शुरू नहीं हो सकता। बी से देखते हैं। द competition starts with an announcement of the secret ingredient। हो सकता है बी के बाद ए भी देख लो। ईच कॉन्टेस्टेंट मस्ट क्रिएट अ डिश यूजिंग द सीक्रेट इंग्रेडिएंट। तो बी ए भी सही लग रहा है सर, तो सेकंड वाले को चेक कर रहा हूँ। डी देखता हूँ। कॉन्टेस्टेंट्स विल हैव 1 hour टू कंप्लीट देयर डिशेस। एक डिश बनाना है, उसके लिए 1 घंटा मिलेगा, तो बी ए डी तक तो सही लग रहा है सर। सी भी देख लो। जजेस विल टेस्ट द डिशेस एंड सेलेक्ट द विनर। सो बी ए डी सी एकदम सही लग रहा है, इसी को मार्क कर दो। ठीक है, बी ए के बाद सी नहीं आ सकता है। जजेस विल टेस्ट द डिशेस, तो लास्ट सेंटेंस होना चाहिए, तो बी ए डी सी सही। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो, वी डिसाइडेड, इसमें देखो सी ए बी डी, ए सी बी डी, सी ए डी बी और डी बी ए सी। ओके, नाउ सी से शुरू करते हैं। इट वॉज अ काम एंड पीसफुल इवनिंग, शुरू हो सकता है। उसके बाद ए, वी डिसाइडेड टू टेक अ वॉक अलोंग द बीच, हो सकता है। बी, द सनसेट वॉज ब्रेथटेकिंगली ब्यूटिफुल। ओके, इवनिंग था, वी डिसाइडेड टू टेक अ वॉक अलोंग द बीच। जब बीच जाओगे तब तो आपको सनलाइट दिखाई देगा, वो सनसेट दिखाई देगा। द सनसेट वॉज ब्रेथटेकिंगली ब्यूटिफुल, द वेव्स जेंटली लैप्ड अगेंस्ट द शोर। हाँ, तो सी ए बी डी ठीक है सर, सी ए बी डी ठीक है। ए से करके देखते हैं, ए से करके देखते हैं। देखो, वी डिसाइडेड टू टेक अ वॉक अलोंग द बीच, और सी, इट वाज अ काम एंड पीसफुल इवनिंग, हो सकता है, ठीक है। डी, इट द वेव्स, ये बीच में आ जाने पर दिक्कत कर जाता है। बीच पे गए, वेव्स देखा, सनसेट देखा, वो एक साथ में काम करना ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा सही लॉजिकल लगता है। सी के साथ में देखना, अगेन सी के साथ ए तो चली जाएगा। डी पहले आ सकता है क्या, द वेव्स जेंटली लैप्ड अगेंस्ट द शोर। बी, द सनसेट वाज ब्रेथटेकिंगली ब्यूटीफुल। सी ए डी भी कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, लेकिन पहले पहले इवनिंग के बारे में बातचीत हुई तो ब्रेथटेकिंगली ब्यूटीफुल, तो इवनिंग में सनसेट होता है पहले, उसके बारे में, उसके बाद वेव्स, जो कि डिफरेंट थॉट है। तो सबसे अच्छा होगा हम लिखें सी ए बी डी। ट्राई द नेक्स्ट वन।
सर इसको देख लेते हैं, तो सी से शुरू करके देखते हैं। सी से देखना, ही हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल ऑथर। ठीक है, नाउ what did he do? If he wanted to be an author, what did he do? तो सी के बाद ये देखते हैं, he spent years researching and writing। सर सही तो लगता है, तो सी ए का कनेक्शन तो बनता है। Finally his efforts were paid off when his book was published। Okay, the book quickly became a bestseller। so सी ए बी डी तो सही लग रहा है, चूंकि डी ही लास्ट होना चाहिए। द बुक क्विकली बिकेम अ बेस्टसेलर। पहले क्या हुआ कि उसने वो ऑथर बनना चाहता था, फिर उसने किताब रिसर्च किया, उसने किताब छापा, उसके बाद वो बेस्टसेलर बना। तो सी ए बी डी, डी ही लास्ट होना चाहिए सर। तब ए हो सकता है क्या, उसको भी देख लो। ही स्पेंट ईयर्स रिसर्चिंग एंड राइटिंग, नहीं। वाई पता नहीं चलेगा। ही हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल ऑथर। पहले बोल रहा है कि रिसर्च किया, उसके बाद कहना कि ऑथर बनना चाहता था, से अच्छा है कि ऑथर बनना चाहता था, इसलिए उसने रिसर्च किया। सी ए बी डी सही है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये जरा से आपको जरा से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अभी तक हल्का हल्का किया, दो क्वेश्चन जरा डिफिकल्ट करके देखते हैं, कहीं अगर ऐसा आ गया तो इसको भी हम हैंडल कर सकते हैं। क्या करना है, ऑप्शन से काम करना है और पेयर्स ढूंढना है, ग्रामर यूज करना है। करके बताना कहां से शुरू होगा। आपको मैं 15 सेकंड्स दे रहा हूं। तो क्या आंसर आया आपका? आप आंसर आना चाहिए सी बी ए डी। सी से शुरू होना चाहिए, ये आपको पकड़ में आ जाना चाहिए था, क्योंकि नवाब राय और प्रेमचंद यहाँ इंट्रोडक्शन हुआ है नाम का, उसके बाद ही लिखा गया है, तो पक्के तौर पे सी से शुरू होना है। तो सी से शुरू होना है तो सी बी, उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। आ गया सी के बाद बी के बाद क्या आना चाहिए, तो बी के बाद ए पढ़ के देखना है। बी में क्या है, हिज वर्क्स इंक्लूड मोर देन डजन नॉवेल्स नियरली, तो ठीक है। हिंदी ट्रांसलेशंस ऑफ फॉरेन लिटरेरी राइटिंग्स, क्या लिखते थे, लिखते क्या थे। ही इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग रियलिज्म टू हिंदी लिटरेचर। रियलिज्म अबाउट व्हाट इज गिवन इन डी, तो डी लास्ट में होना चाहिए, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, वन मोर क्वेश्चन, अगेन ये जरा से चैलेंजिंग है, 15 सेकेंड्स आपको दे रहा हूं, 10th क्वेश्चन को करो। ओके, आपने कर लिया होगा। क्या आंसर होना चाहिए सर? पक्के तौर पे पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस पहले होना चाहिए। सो पैराग्राफ्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी राइट अप। वेल, what do they do? Okay, how do we define a paragraph? Many people define paragraphs in terms of their length। length के ऊपर में उसको डिफाइन करते हैं। तो ए के बाद डी आना चाहिए, ए की ऑप्शन है। ए के बाद बी लिख सकता हूँ, a paragraph need not be pages together in length, लिख तो सकता था, लेकिन फिर डी को लिख नहीं पाऊंगा। many people define paragraphs in terms of their length। पहले डी कहने के बाद अगर मैं बी बोलता हूं तो ये समझ में आता है कि भाई कई लोग लेंथ के बारे में बोलते हैं, लेकिन लेकिन लिखा नहीं है, लेकिन को समझना है, लेकिन ये बहुत लंबा होने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ए डी बी सी। और फिर इन रियलिटी यूनिटी एंड कोहेरेंस नॉट लेंथ कॉन्स्टिट्यूट अ रियल गुड पैराग्राफ। अच्छे पैराग्राफ के लिए कोहेरेंस और यूनिटी होनी चाहिए। तो ए डी बी सी, सी लास्ट सेंटेंस होना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन 2018 एसएससी। 2018 में आया हुआ एक स्पेलिंग वाले क्वेश्चन देखें, और स्पेलिंग सीखने की अच्छा तरीका क्या है, रूट्स, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस सीखना, और वर्ड को सिलेबल्स में तोड़ के सीखना, और तीसरा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, और ये सोचना कि ये प्रोनाउंसिएशन करने पर कौन से कॉम्बिनेशन लिखे जाते हैं वोकैबुलरी के। याद रखना, इंग्लिश इज अ डिफरेंट लैंग्वेज। रिमेंबर दैट इंग्लिश इज अ नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। जैसे इस आवाज आती है वैसे ही हम लोग लिखते नहीं। साउंड को सुनकर आप प्रोनाउंसिएशन नहीं लिख पाओगे कई सारे वर्ड्स के। तो क्या करना पड़ेगा, जो साउंड बोला जा रहा है उसके लिए कौन सा स्पेलिंग लिखते हैं उसको समझना है, और उस तरीके से फिर होल्ड करना है कि अच्छा जब भी ये साउंड आता है तो ये स्पेलिंग लिखा जाता है। जैसे बोलते हैं मिस्चीवस, कई जगह पे सुनोगे लोग गलत बोलते हैं मिस्चीवियस, तो वीएस बोलेंगे तो वीएस ही लिख देंगे। ये लगता है कि फोनेटिक लैंग्वेज है, जैसे बोल रहे हैं वैसे ही लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई जगह पे जैसे बोलते हैं वैसे लिखा नहीं जाता। बॉम्ब, BOM लगता है, बी तो साउंड भी नहीं कर रहा, लेकिन लिखते हैं तो बॉम्ब। हाँ, बोलते हैं प्लमर, प्लमर PLUMBER, बी तो साउंड ही खत्म हो गया, प्लमर बोलते हैं, जबकि प्लम्बर होना चाहिए। ओके, सो याद रखना कि साउंड
उसके बाद उसका स्पेलिंग, उसके बाद उसी तरीके से सोचना है कि अच्छा ये साउंड आएगा तो ये स्पेलिंग लिखा जाता है, चाहे ये गड़बड़ भी हो उसी को हमको यूज करना है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्रोनाउंसिएशन, syllables एंड रूट्स, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस. तो कौन सा सही, स्क्रैम्बल का मीनिंग क्या होता है? बहुत जल्दी जल्दी तैयारी करना, बहुत जल्दी जल्दी तैयारी करना, हड़बड़ी में तैयारी करना, या कोडिंग करना, या किसी चीज को समझने में दिक्कत कर देना, मतलब उसको कोडेड लैंग्वेज में लिखना ताकि समझ में ना आए. इसीलिए अलग वर्ड है इसका अनस्क्रैम्बल. स्क्रैम्बल, अनस्क्रैम्बल, कोड, डी कोड, ऐसे भी मीनिंग होता है. एक्सेप्टेंस का स्पेलिंग गलत है क्योंकि एक्सेप्टेंस TANC लिखा जाता है, नॉट ENC. ठीक है. फिर नेक्स्ट 5 स्पेलिंग के क्वेश्चंस जल्दी जल्दी कर लेते हैं. 5 स्पेलिंग क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस. द फर्स्ट वन इज अकोमोडेशन, वैक्यूम, डेफिनेटली, रेकमेंड. कौन सा स्पेलिंग सही है? देखना कौन सा स्पेलिंग सही है. तो देखोगे सिर्फ डेफिनेटली सही है. अकोमोडेशन में CC और M आता है, CC M आता है. वैक्यूम में ये देखने पर आपको सही लगता है, लेकिन वैक्यूम में 2U लिखते हैं. वैक्यूम, वैक्यूम डेफिनेटली सही है. रेकमेंड में M आता है, RECOMMEND. ठीक है, तो ये भी गलत है, डेफिनेटली सही. अब इस क्वेश्चन में बताओ कौन सा स्पेलिंग सही है? एक ही स्पेलिंग सही है, वो है अकरेंस. ओके. एम्बेरस में RRS आता है, एम्बेरस में RRS. कैलेंडर में DAR लिखते हैं, रेस्टोरेंट में RESTAU लिखते हैं. तो अकरेंस सही स्पेलिंग है, बाकी सब गलत स्पेलिंग. नेक्स्ट वन सही बताओ. ट्यूशन, ट्यूशन हमेशा हम गलत लिखते हैं. ट्यूशन एक्चुअली ट्यूशन TUITION होता है, नॉट TUTION. अचीव सही स्पेलिंग है. आई के बाद में ये आता है, अचीव, आई के बाद ये आता है, ये याद रखना. तो बिलीव भी गलत है और रिसीव भी गलत है. आई के बाद ये आना है, याद रखना इसको. ओके. इसमें बताओ कौन सा सही स्पेलिंग है? एग्जैजरेट गलत है, और इंडिपेंडेंट में DENT आता है, तो ये भी गलत स्पेलिंग है. परसिवियरेंस सही है. अभी अभी अकोमोडेशन के बारे में हमने देखा था, M आना चाहिए, CC और M आना चाहिए. तो थर्ड आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है. लास्ट वर्ड देखो, सेपरेट, तो सर एकदम ही गलत है. सेपरेट में PARTE. मैंने बोला था रूट, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस का ना. पार का मतलब होता है इक्वल, तो सेपरेट का मतलब है सेपर, अलग अलग से, कोई किसी के जोड़ी में नहीं है, अलग अलग है, सब अपने आप में अकेले हैं, इक्वल, खुद के लिए ही इक्वल है, और कोई इसके साथ में नहीं है. तो सेपरेट. एनवायरमेंट, VIRON, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है. इंटेलिजेंस एकदम सही है. प्रिविलेज में D नहीं आता, PRIVILEG, प्रिविलेज, स्पेशल अधिकार. नाउ 2018 में आया हुआ फोर्थ क्वेश्चन था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या होता है? बैरोमीटर. थर्मामीटर टेम्परेचर यूज करते हैं, ऑल्टीमीटर हाइट यूज करते हैं, आमीटर इलेक्ट्रिसिटी के मेजर करते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, तो बैरोमीटर. ठीक है. नेक्स्ट वन इज 5 OWS क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस. पहले का आंसर क्या होगा बताना. अ पर्सन हु कंपोजेस म्यूजिक. म्यूजिक बनाने वाले को क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं या कंपोजर बोलते हैं? बोलते हैं कंपोजर. कंडक्टर एक्चुअली म्यूजिक को चलाता है, ही कंडक्ट्स, लीड करता है. ओके. देन अ पर्सन हु लव्स बुक्स इज अ बिब्लियोफाइल. बिब्लियोग्राफी क्या है? ये तो किताबों की लिस्ट, बिब्लियोग्राफी. लेकिन बिब्लियोफाइल होता है जो किताबों को प्यार करता है. फिल का मतलब होता है लव. अब बिब्लियो माने बुक्स, सो बिब्लियोफाइल इज अ पर्सन हु लव्स बुक्स. फिल का मतलब लव, याद रखना. नाउ अ लार्ज ग्रुप ऑफ शिप्स. लार्ज ग्रुप ऑफ शिप्स को क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं, कॉन्वॉय बोलते हैं, क्रू बोलते हैं, आर्मदा बोलते हैं. ओके. इसको बोलते हैं फ्लीट. कॉन्वॉय क्या है जानते हो? एक साथ में कई सारी गाड़ियां चले, कोई भी गाड़ियां चले, मोटर्स चले, जैसे मोटर व्हीकल्स चले, उसको कॉन्वॉय बोलते हैं. क्रू तो स्टाफ है, जो तुम्हारे जो भी मूविंग व्हीकल्स के अंदर में जो लोग काम करते हैं, उसको जैसे एयरक्राफ्ट में या शिप में, उसको बोलते हैं क्रू. आर्माडा इट्स अ लार्ज फ्लीट ऑफ वॉरशिप्स. इट्स अ लार्ज फ्लीट ऑफ वॉरशिप्स. यहां पर मैं वॉर का बात नहीं है, इसीलिए फ्लीट. नेक्स्ट वन इज अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट. याद रखना, एवी का मतलब होता है फ्लाई. तब तो सर बहुत आसान हो जाएगा. एवी का मतलब अगर फ्लाई है, एवी का मतलब अगर फ्लाई है तो ये वर्ड होना चाहिए. एब्सोल्युटली. एवियरी का मतलब है जहां बर्ड्स को रखा जाता है, एविएशन. हाँ,
उड़ान, एविएशन, एवी का मतलब ये होता है फ्लाई। केनल में कुत्तों को रखा जाता है, एक्वेरियम में फिश को रखा जाता है, जू में एनिमल्स रखा जाता है। ये सब कहने की बात नहीं है, आप जानते ही हो। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। अ पर्सन हु स्टडीज रॉक्स एंड मिनरल्स, जियो का मतलब है अर्थ, जियो का मतलब है अर्थ, धरती, तब तो जियोलॉजिस्ट हो गया सर। ठीक है, याद रखना, जियो मतलब अर्थ, ये सब रूट वर्ड्स हैं। बायो मतलब लाइफ, बायो मतलब लाइफ। आरके मीन्स ओल्ड, आरके मीन्स ओल्ड, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्व विज्ञानी। ठीक है, एंथ्रो का मतलब है ह्यूमन काइंड, तो एंथ्रोपोलॉजी। ओके, लॉजी का मतलब होता है पढ़ाई, स्टडी। सो बायोलॉजिस्ट लाइफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ता है, जियोलॉजिस्ट रॉक फॉर्म्स के बारे में पढ़ता है, आर्कियोलॉजिस्ट पुरानी चीजों के बारे में पढ़ता है, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग जैसे सिटीज में रहते हैं उसके बारे में पढ़ता है। सर सिटीज के बारे में यहाँ कहाँ बात आई थी? पॉल, पॉल का मतलब है सिटीज। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जब ग्रुप्स में रहते हैं तो। ठीक है, रूट्स, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2018 में आया हुआ एक क्लोज टेस्ट, कैसे किया जाता है क्लोज टेस्ट? क्लोज टेस्ट के लिए जरूरी है रीडिंग करना, एक सेंटेंस दो सेंटेंस को रीड करके किस ओर जा रहा है उस पर ध्यान रखना, ग्रामर पे ध्यान रखना। ठीक है, और सेंटेंस के जस्ट पहले, मैंने ब्लैंक के जस्ट पहले का ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैंक के पहले का ग्रामर, फर्स्ट वन, सेकंड इज सेंस, थर्ड इज वोकैबुलरी। लेकिन याद रहे सेंटेंस समझ में आना चाहिए, तभी ये हो पाता है। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है, हर एक के लिए 10-10 सेकंड्स। हो सकता है कि ज्यादा समय मैं दे रहा हूं, लेकिन इसको करना ऐसे ही है, जल्दी जल्दी में करना पड़ेगा। अब क्या होना चाहिए? एंड यस डैश एंड ही इज फेड, ही इज फेड, है ना? ही इज लिखा है तो क्या होना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? ही इज लिख देने के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखना है? थर्ड फॉर्म लिखना है। फीड का तो कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म, फेड। तो ही इज फेड बॉल्स ऑफ मेड ऑफ स्टीम्ड रागी फ्लावर, मेड फ्लावर मिक्स्ड डैश सम राइस ग्रीन ग्राम सॉल्ट एंड जैगरी। ऐसे ही आप गेस मार दो। सेकंड में क्या आना चाहिए? 10 सेकंड दे रहा हूं। कौन सा होना चाहिए? विथ, विथ राइस ग्राम्स। और फिर थर्ड में जैगरी। डैश और हाफ अ डजन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डैश अराउंड इंक्लूडिंग वी गणेशन एंड फील्ड डायरेक्टर 5, ये क्या रहा? तो थर्ड में देखते हैं क्या। थर्ड में के लिए क्या आना चाहिए? देर आर हाफ अ डजन डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डैश अराउंड। नेक्स्ट वाला वर्ड में क्या आना चाहिए बताना? फोर्थ में। सर स्टाफ टाइप का कोई वर्ड चाहिए, देखो। कौन सा आना चाहिए? ऑफिशियल्स। ओके, ऑफिशियल्स अराउंड इंक्लूडिंग वी गणेशन, द फील्ड डायरेक्टर डैश एटीआर। गेस तो कर ही दिया आपने। कौन सा सही है? ऑफ, एब्सोल्युटली। नाउ लेट्स डू 5 क्लोज टेस्ट्स। ठीक है, फॉर प्रैक्टिस। द फर्स्ट वन, टेक 10 seconds। क्या होना चाहिए? द हाइकर्स मेड their way along the narrow trail. They had been walking dash dawn, the second law. क्या होना चाहिए? Led them to a dash overlook where they could rest. रेस्ट करने के लिए कैसी जगह चाहिए? फ्लैट जगह चाहिए। तो ये फ्लैट ओवरलुक वेयर दे कुड रेस्ट एंड टेक डैश द ब्रेथ टेकिंग व्यू। 10 seconds।
कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे? टेक इन। टेक इन का मतलब अब्सॉर्ब करना। टेक इन द ब्रेथ टेकिंग व्यू। एज दे सैट डाउन टू रेस्ट दे डैश देयर बैकपैक्स। 10 seconds. कौन सा में लिखा हुआ है? पास्ट टेंस में लिखा है सर। पूरा पैसेज पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस चाहिए तो क्या होना चाहिए? एज दे सेट डाउन टू रेस्ट दे डैश देयर बैकपैक्स। उसमें खोजा। पास्ट टेंस चाहिए तो कौन सा होना चाहिए? रमेज्ड। सर मीनिंग नहीं पता, ग्रामर तो पता है ना, वहां से तो लिख ही सकते हो ना। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्लोज टेस्ट। पहला ब्लैंक में क्या होगा? क्या बोलते हैं इसमें? टू एंड, कौन सा सही एक्सप्रेशन है? टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रॉम नहीं, तो क्या होना चाहिए? टू एंड फ्रो। 3, टू एंड फ्रो गोइंग अबाउट देयर डेली रूटीन्स। स्ट्रीट वेंडर्स डिस्प्लेड डैश गुड्स। ऑप्शंस देखो। यस, वेरी गुड। देयर गुड्स। सर देयर क्यों लिख रहे हो? हिस वगैरह क्यों नहीं लिख रहे हो? चूंकि वेंडर्स लिखा है। ग्रामर। Goods trying to attract customers with their loud calls. In the midst of the crowd, a young musician took out his guitar and began to play a dash melody. कैसा मेलोडी होगा? सर पक्का ही पॉजिटिव वर्ड चाहिए, तो सूदिंग या मेलोडियस होना चाहिए। तो क्या क्या लिखना चाहिए? मेलोडियस मेलोडी या सूदिंग मेलोडी? सूदिंग मेलोडी। सर ऑलरेडी मेलोडी आपने लिख दिया, तो मेलोडियस मेलोडी नहीं, सूदिंग मेलोडी। ओके, फोर्थ वाला बताओ। इसमें सर वर्ड तो लिखना है पासर्स बाय। कौन सा वर्ड सही है इसमें? नाउन का सिंगुलर प्लूरल आना चाहिए, वो है पासर्स बाय। पासर बाय का प्लूरल है पासर्स बाय। हु स्टॉप टू लिसन एंड ड्रॉप कॉइन्स इनटू हिज हैट। इट डैश अ टिपिकल डे इन द वाइब्रेंट सिटी फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। कौन सा वर्ब लिखोगे? पूरा पैसेज किस में चला है? सिंपल पास्ट टेंस में। और सिंपल पास्ट में ही टेंस में ही लिखना है, परफेक्ट टेंस नहीं चाहिए, तो क्या लिखना पड़ेगा? वॉस। ये नहीं लिखेंगे। ओके, लेट्स कम टू द थर्ड क्लोज टेस्ट। द साइंटिस्ट केयरफुली डैश द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। एब्सोल्युटली, यू सेड इट। ऑब्जर्व द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, नोटिंग डाउन एवरी डैश इन हर नोट। क्या होना चाहिए? एवरी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, तो नाउन क्या हो जाएगा? सिंगुलर। क्या होना चाहिए? सिर्फ डिटेल। बाकी सब प्लूरल है, एवरी के साथ लिख ही नहीं पाओगे। हाँ, एवरी डिटेल इन अ नोटबुक। शी फॉर्मुलेटेड अ हाइपोथेसिस। व्हाट इज हाइपोथेसिस? जो अभी तक में प्रूवन नहीं है। हाइपोथेसिस अबाउट द बिहेवियर ऑफ द न्यू सब्सटेंस एंड नाउ आफ्टर वीक्स ऑफ डैश। अब बताना। वीक्स ऑफ टेस्टिंग। वेरी गुड, सिंगुलर आना चाहिए। आप क्योंकि वीक्स तो लिखा है, कई सारे शब्दों में टेस्टिंग चला था। टेस्टिंग से नहीं होता, टेस्टिंग एक ही टेस्टिंग कर रही थी, लेकिन कई हफ्ते से सेम चीज को किया जा रहा था। इसलिए आफ्टर वीक्स ऑफ टेस्टिंग शी वॉज रेडी टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। हर फाइंडिंग्स हैड सिग्निफिकेंट implications फॉर डैश रिसर्च। उसने अभी फाइंड किया है, तो कौन सा होना चाहिए इनमें से वर्ड? होगा फ्यूचर रिसर्च। एंड कुड पोटेंशियली लीड टू, यहां पर देखने पर ही समझ में आ जाता है कि फ्यूचर लिखना पड़ेगा। कुड पोटेंशियली लीड टू ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज लेटर। एज शी पोर्ड ओवर हर नोट शी फेल्ट अ सेंस ऑफ, क्या होना चाहिए? सेंस ऑफ।
ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए? नाउन। उसके ऑब्जेक्ट चाहिए, तो नाउन कौन सा है? अकम्पलिशमेंट। MENT जिसमें भी आता है वो नाउन होता है। हो गया। लेट्स कम टू द फोर्थ क्लोज टेस्ट। देखो ग्रामर कितना यूज हो रहा है। ओके, ट्राई दिस नाउ। ओके, डैश द क्वाइट विलेज एवरीवन न्यू ईच अदर वेल। अब सर इसमें इन लिखते हैं, ऑन लिखते हैं? जब भी किसी ज्योग्राफिकल एरिया की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? लोकेशन को। एक एक घेराव की बात करते हैं तो विलेज एक घेराव है, ठीक है, एक बाउंड्री है। बाउंड्री के अंदर बात करेंगे तो इन द क्वाइट विलेज एवरीवन न्यू ईच अदर वेल। द कम्युनिटी वाज क्लोज knit with neighbors offering helping hands whenever needed dash weekends। इसमें लिखना है ऑन वीकेंड्स फैमिलीज डैश टुगेदर। थर्ड में क्या लिखना है? पढ़ो सेंटेंस को। फैमिलीज वुड कम टुगेदर। माइट नहीं, माइट तो पॉसिबिलिटी दिखाएगा। मे नहीं होगा क्योंकि हमारा प्रेजेंट टेंस में नहीं है सेंटेंस। कुड या वुड में से होता। कुड का मतलब सकना, वुड का मतलब करते थे, ठीक है। आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। आई कुड हेल्प यू, आपकी मदद कर सकता हूं। वुड बोलता है करूंगा, होना, और कैन है सकना, ठीक है। सो फैमिलीज वुड कम टुगेदर इन द village square for markets and festivals. Children roamed freely, playing games and dash. Playing games and इसमें क्या आ जाता है? Symmetry. Symmetry में क्या लिखना पड़ेगा? Laughing. Playing games and laughing. It was a place where traditions were cherished and life moved at a dash pace. कैसा लग रहा है विलेज? आराम से चलने वाला लग रहा है सर। तो क्या होना चाहिए? जेंटल पेस। फ्रेनेटिक, फ्रैंटिक, chaotic तीनों का मतलब है बहुत हड़बड़ी में चलना और बहुत ही उथल पुथल होना। ओके, फिफ्थ क्लोज टेस्ट। ऐसे अगर प्रैक्टिस करोगे तो क्यों अच्छा नहीं होगा बताओ? फिफ्थ वाला करो। पहला वाला में क्या आना चाहिए? द एंशंट रूइंस। ले, पड़ा हुआ होना के ले। याद रखना, इन तीनों को ठीक कर लो। लाई का मतलब है लेटना। हाँ, ले का मतलब है, हाँ, लाई का मतलब है लेटना या पड़ा हुआ होना, ठीक है। और ले का मतलब है पास्ट, पड़ा हुआ था। और लेन है उसका थर्ड फॉर्म। फिर है ले। ले का मतलब लेटाना या बिछाना, प्रेजेंट टेंस में। और इसका पास्ट टेंस है लेड, बिछाया, बिछाया होना, हाँ, अ, रखना, और लेड, ये याद रखना। और लाई एक है झूठ बोलना, और उसका पास्ट टेंस है लाइड, और थर्ड फॉर्म भी है लाइड, इसको याद रखना, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या है? द एंशिएंट रूइंस थे, हाँ, पड़े हुए थे। एंशिएंट रूइंस ले, इसीलिए मैं ये ले लिख रहा हूं। पड़े हुए थे, रखा नहीं गया था, पड़े हुए थे। ओके, सो ले, डीप within the jungle, forgotten by time. Adventurers spoke about the lost city and its treasure for dash। इसमें क्या आना चाहिए? एडवेंचरर्स की बात कर रहे हैं तो सर मंथ तो नहीं होगा, सिंगुलर तो नहीं होगा, ये दोनों तो हटा देता हूं। ईयर्स और इयॉन्स में होना चाहिए। या इयॉन्स का मतलब क्या है? युगों तक। लेकिन एडवेंचरर्स की बात कर रहा हूं सर। एडवेंचरर्स तो अभी रहे, युग में तो नहीं रहे, अलग अलग युग में तो नहीं रहे। तो क्या लिखना पड़ेगा? ईयर्स। Adventurers spoke about the lost city and its treasures for years. When the expedition team finally arrived, they were wonderstruck by the dash of the grand structures covered in vines. Third के लिए क्या होगा बताओ?
आप यहां दृष्टि की बात करो तो दृष्टि कौन सा है? साइट। ये साइट क्या है? बताना। ये साइट मतलब जगह, और ये साइट मतलब व्यू। ओके, और ये लुक तो आएगा ही नहीं, तो साइट। ओके, साइट ऑफ द ग्रैंड स्ट्रक्चर्स कवर्ड इन वाइन्स, दे मूव्ड केयरफुली डॉक्यूमेंटिंग देयर डैश। डॉक्यूमेंटिंग देयर डैश क्या होना चाहिए? फाइंडिंग्स। वेरी गुड, डॉक्यूमेंटिंग देयर फाइंडिंग्स एंड अनकवरिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द पास्ट। इट वॉज अ जर्नी दैट took dash to the edge of human history. यहां क्या लिखा है देखना, यहां क्या लिखा है? सब प्लूरल है, तो क्या लिखना पड़ेगा? दे या देम? देम लिखना होगा। इट टुक देम, हमको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, सब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए। हो गया 5 हमारा क्लोज टेस्ट। अब 2018 में आया हुआ एसएससी का एक क्वेश्चन और, आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। एंटरिंग द हॉल द शो हैड स्टार्टेड। एंटरिंग द हॉल द शो हैड स्टार्टेड, इसमें एक प्रॉब्लम है। एंटरिंग द हॉल एक फ्रेज है, अगर फ्रेज क्लॉज का कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो जरूर सीख लेना। फ्रेजेस और क्लॉजेस पता हो तो ग्रामर में बहुत अच्छा नंबर आ सकता है। ठीक है, जिनको भी कोई भी क्लास अटेंड करना है, ज्वाइन करना है, यू कैन टेक एसएससी टारगेट बैच, जो हमारा 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए और 1 साल के लिए। इस साल नहीं प्रिपेयर करके अगले साल के लिए कर रहे हो तो आप उसको जरूर कर सकते हो, और हमारा जरूर मॉक टेस्ट भी देना, जो फ्री मॉक टेस्ट आपको मैं अवेलेबल करा रहा हूं। सो एंटरिंग द हॉल द शो हैड स्टार्टेड, ये इसमें प्रॉब्लम है, मॉडिफायर का एरर है, क्योंकि ये फ्रेज जो है एंटरिंग द हॉल का मतलब हॉल में घुसते हुए, कौन? शो तो नहीं घुस रहा था, यहां पर मैं आदमी है ही नहीं। हॉल में घुसते हुए कौन? वो तो है ही नहीं, तो बंदा सब्जेक्ट तो है नहीं है, तो यहां पर मैं प्रॉब्लम है। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें इसको फ्रेज नहीं बनाकर इसको मुझे क्लॉज बना के लिखना होगा। क्लॉज में सब्जेक्ट आ जाता है, तो कैसे? व्हेन वी एंटर्ड द हॉल द शो हैड स्टार्टेड। व्हेन वी एंटर, जब हम घुसे, तो क्लॉज बना देता हूं तो सेंटेंस बन जाता है, इसलिए पहले पार्ट में एरर है। 5 क्वेश्चन और कर। पहला, hoping to earn extra money, the part-time job was taken by विकास। यहां पर मैं भी देखना प्रॉब्लम। होपिंग टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा मनी कमाने के बारे में सोचते हुए पार्ट टाइम जॉब। तो पार्ट टाइम जॉब सोच रहा था? नहीं, विकास सोच रहा था। तो विकास तो है सर, पिछले सेंटेंस में तो था नहीं, इसमें तो विकास है, लेकिन विकास नजदीक तो नहीं है, तो दूर बैठा हुआ है। वो एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के बारे में सोचते हुए, पहला को आपके मन में आएगा कौन? पार्ट टाइम नहीं ना कमाना चाहता था, विकास कमाना चाहता था पार्ट टाइम से। तो कैसा होना चाहिए? होपिंग टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, विकास टुक द पार्ट टाइम जॉब। विकास टुक द पार्ट टाइम जॉब। तो यहां पर मैं एरर किस जगह पे बताऊं, इसमें या इस पार्ट में? इस पार्ट में। इसको जो पैसिव में लिखा इसको एक्टिव में कर दूंगा तो काम कर जाएगा। तो वॉज टेकन बाय को मैं कर दूंगा विकास टुक द जॉब। तो फर्स्ट पार्ट हैज द एरर। इस तरीके से समझना है। फ्रेजेस क्लॉजेस के लिए क्लासेस अटेंड करना है। अगर आपकी ग्रामर सही नहीं है तो प्लीज अटेंड द क्लासेस। जैसे ही ग्रामर का क्लासेस अटेंड करते हो, वोकैबुलरी वगैरह सारा ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर जाता है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 47। इसमें कौन सा एरर है बताओ? शी सेड आई वुड लाइक अ हॉट प्लेट ऑफ चिप्स। आई वुड लाइक अ हॉट प्लेट ऑफ चिप्स। उस सेंटेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, लेकिन हॉट देखना, ये भी मॉडिफायर का ही एरर है। मैंने जो क्वेश्चन पकड़ा था वो मॉडिफायर का था। एसएससी में जो 2018 में जिस क्वेश्चन को दिखाया मैंने, वो मॉडिफायर का था, तो ये भी मॉडिफायर का एरर वाला क्वेश्चन है। हॉट प्लेट चाहिए, गरम प्लेट चाहिए या गरम चिप्स चाहिए? गरम चिप्स चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट है मॉडिफायर्स का कॉन्सेप्ट। हाँ, तो यहां पर मैं क्या लिखना पड़ेगा? हॉट प्लेट नहीं, प्लेट ऑफ हॉट चिप्स। आई वॉन्ट अ कप ऑफ हॉट कॉफी। I want a cup of hot coffee. Neki, I want a hot cup of coffee. Okay, try the next one. He felt a sense of satisfaction after finishing the book deeply. Deeply. Finishing the book deeply. किताब को डीपली खत्म किया या सेंस डीपली आया?
सेंस आया डीपली, तो डीपली में प्रॉब्लम है, तो कहाँ जिस जगह पे आपका डीपली लिखा हुआ है वो एरोनियस है, वो है ये, तो ए पार्ट में ही एरर है। कैसे होना चाहिए? ही फेल्ट अ डीप सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आफ्टर फिनिशिंग द बुक। ही फेल्ट अ डीप सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीचर सेड दैट शी वाज गोइंग टू बी ऑन लीव व्हाइल आई वाज क्रॉसिंग द क्लासरूम। The teacher said that she was going to be on leave. कब? While I was crossing the classroom. छुट्टी में जब रहेगी, जब मैं रूम क्रॉस कर रहा हूँ, जब उनके रूम को क्रॉस करूंगा तब वो छुट्टी में रहेगी। द टीचर सेड while I was, टीचर ने कहा जब मैं क्रॉस कर रहा था, तो ये while I was crossing the classroom क्या होना चाहिए? या तो यहां होना चाहिए, द टीचर सेड while I was crossing the classroom that, या तो ये होना चाहिए, या तो शुरुआत में होना चाहिए। While I was crossing the classroom, the teacher said that she was going to be on leave. ये सब मॉडिफायर का एरर है। मॉडिफायर का रूल ही ये है, जो वर्ड जिसके बारे में बोलना चाहता है उसके नजदीक रखना है। ये while I was crossing the classroom किसके नजदीक रखे हो? गोइंग के नजदीक। ठीक है, तो लगता है कि भाई वो छुट्टी में जाएगी जब मैं उसका रूम क्रॉस करूंगा, नहीं, मैंने सुना, मेरे टीचर ने कहा जब मैं उसके रूम क्रॉस कर रहा था, तब मैं सुना, तो ये सेड के साथ लिखना था, ना कि गोइंग के साथ। ओके, सो द एरर इज ऑन लीव व्हाइल, ये भी, इसमें भी फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट करेक्शन वाला, बीइंग अ नोबल यंग मैन, कौन? नोबल यंग मैन होते हुए ही ऑफर्ड हिज सीट टू द ओल्ड लेडी। सर यहां तो एकदम सही है, नोबल यंग मैन होते हुए, अच्छे दिल का इंसान होते हुए उसने, ये तो उसको ही दिखा रहा है, तब तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। एब्सोल्युटली। लेट्स कम टू 2018 में पूछा हुआ 11वां क्वेश्चन। इसमें हमको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। स्कार्सली हैड ही गॉन आउट व्हेन अ क्लाइंट केम टू मीट में, आपको पता है कि स्कार्सली के साथ कॉम्बिनेशन किसका बनाता है, किसका बनता है? व्हेन का ही बनता है, तो इस सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। स्कार्सली हैड ही गॉन आउट व्हेन अ क्लाइंट केम टू मीट हिम, और आपको पता है कि स्कार्सली, हार्डली, इन सब के साथ सेंटेंस को शुरू करता हूं तो सेंटेंस में इन्वर्जन आता है, वर्ब पहले लिखते हैं उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए। ओके, अब आते हैं सेंटेंस में नो एरर। अब 5 सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस करते हैं। पहला, डिस्पाइट ऑफ द रेन द मैच कंटिन्यूड एज शेड्यूल्ड। सर डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लिखा जाता है, इंस्पाइट के साथ ऑफ लिखा जाता है। सो यहां पर मैं क्या लिखना पड़ेगा? इंस्पाइट ऑफ द रेन लिखना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा इंस्पाइट ऑफ द रेन। ओके, डिस्पाइट लिखते तो, और फिर बाकी किसी को भी पढ़ के देखो, देखो सेंस नहीं बनता, के बावजूद हमें मीनिंग चाहिए। इवन दो द रेन, हालांकि रेन, द मैच, वो काम नहीं करेगा। ड्यू टू द रेन, रेन के चलते मैच कंटिन्यू किया तो उल्टा ही हो जाएगा, इसलिए इन स्पाइट ऑफ द रेन। नेक्स्ट वन, शी सिंग्स वेरी गुड फॉर समवन हु हैज नेवर हैड लेसन्स। शी सिंग्स वेरी गुड, गुड एक एडजेक्टिव है, जबकि सिंग्स जो है वो एक एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब के बारे में बताने के लिए हमको एडवर्ब चाहिए, इसलिए वेल लिखना पड़ेगा। सो क्या लिखना पड़ेगा? और सेंटेंस किस में लिख रहा है? प्रेजेंट टेंस में लिखा है। शी सिंग्स वेरी वेल, बहुत अच्छा गाती है, जिसको कि भी कोई भी, जिसको कि कुछ सिखाया नहीं गया है, तो शी सिंग्स वेरी वेल फॉर समवन हु हैज नेवर हैड लेसन्स। नेक्स्ट वन, आई एंजॉय टू प्ले बास्केटबॉल इन माई फ्री टाइम। आई एंजॉय वॉट? एंजॉय इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, पहले ये सब कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, हाँ, तभी। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद V4 लिखते हैं, जेरेंड लिखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो है जिसके बाद ऑब्जेक्ट्स आते हैं, इंट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट्स नहीं आते। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जगह हमें जेरेंड लिखना पड़ेगा। अगर वर्ब लिखना चाहता हूं तो ये लिखना पड़ेगा। तो आई एंजॉय प्लेइंग बास्केटबॉल इन माई फ्री टाइम। ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। The speaker that if we are on the moon, we would experience lower degree of gravitational pull। जैसे ही if लिखते हो सर कंडीशनल सेंटेंस आ जाता है, और ये क्या बोल रहा है? अगर हम मून पे होते तो हम को ग्रेविटेशनल पुल कम महसूस होता। तो ये तो सर इमेजिनरी सेंटेंस है,
इमेजिनरी सेंटेंस के साथ इफ में क्या लिखते हैं? सिंपल पास्ट टेंस, और टू बी वर्ब लिखते हैं तो वर लिखते हैं। तो इफ वी वेर ऑन द मून, अगर हम मून पे होते तो हम लोअर डिग्री ऑफ ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस। ओके, देन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आओ। सिंस यू आर इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट, आई एम डिलाइटेड टू ऑफर यू पार्टनरशिप इन द वेंचर। सिंस यू आर इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट, यहां पर मैं सिंस का मतलब क्या है? सिंस का दो मीनिंग होता है ना, एक है चूंकि और एक है उस समय से लेकर अब तक। यहां पर मैं ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, मतलब चूंकि के हिसाब से काम कर रहा है, तो इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है। चूंकि तुम प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो तो मैं डिलाइटेड हूं कि आपको ये ऑफर करूं। तो सिंस यू आर इंटरेस्टेड, नो इंप्रूवमेंट। हैव बीन इंटरेस्टेड, जरूरत नहीं है सर, प्रेजेंट परफेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। चूंकि आप इंटरेस्टेड हो, मैं देने को तैयार हूं, तो सिंस यू आर इंटरेस्टेड इज गुड इनफ। ट्राई द नेक्स्ट वन। शी विश्ड हर ब्रदर हु लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया विल अटेंड हर पास आउट सेरेमनी। सो शी विश्ड हर ब्रदर, शी विश्ड हर ब्रदर, ऐसे लिखने पर क्या होता है? इमेजिनरी क्लॉजेस हो जाते हैं। पहले क्लॉज में विश हो और सेकंड क्लॉज में आप सेकंड क्लॉज लिखते हो, विश्ड के साथ सेकंड क्लॉज लिखते हो, तो उस पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो इमेजिनरी कंडीशन बन जाता है ना। जैसे आई विश माई मदर वर हियर, आई विश आई एट दैट केक, काश मैं खा लिया होता, ये सेंस आता है। तो सिंपल पास्ट टेंस लिखना होता है, तो कौन सा सही है? सेकंड। शी विश्ड हर ब्रदर अटेंडेड, उसने सोचा कि काश मेरा भाई मेरा पास आउट सेरेमनी अटेंड कर लिया होता। ठीक है, ओके, नाउ ट्राई द नेक्स्ट वन। ये आया था एसएससी में 12वां क्वेश्चन सिनोनिम के लिए। एट्रीब्यूट, अच्छा सिनोनिम एंटोनिम करने का कोई आसान रास्ता है सर? है ना। पहले वर्ड को समझो, पॉजिटिव सेंस में है या नेगेटिव सेंस में। ये अगर आपने एक बार देखा है वर्ड को, या अगर आपने रूट्स प्रीफिक्सेस सफिक्सेस पे काम किया, तो इतना आइडिया तो लग जाता है कि वर्ड नेगेटिव सेंस में है या पॉजिटिव सेंस में। और सिनोनिम पूछेगा और पॉजिटिव वर्ड दिया है तो पॉजिटिव सेंस वाला वर्ड ही ढूंढना पड़ेगा। एंटोनिम मांगा है तो नेगेटिव वाला ढूंढना पड़ेगा। पॉजिटिव वर्ड दिया है और एंटोनिम मांग रहा हो तो नेगेटिव सेंस वाला चाहिए। बहुत ईजी है। एट्रीब्यूट का क्या कॉन्सेप्ट है बताना? एट्रीब्यूट मतलब किसी चीज का फीचर, ओके, कि किसी का गुण। तो इसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए? इसका सिनोनिम क्या होना चाहिए? गुण की बात कर रहा हूं तो क्वालिटी। बहुत इजी है एट्रीब्यूट। नेक्स्ट वन, 5 सिनोनिम क्वेश्चंस करते हैं। पहला करो, अलूफ। अलूफ किस सेंस में सुना है? हमेशा सर नेगेटिव सेंस में सुना है। अलूफ का मतलब है दूर दूर रहना, अलग थलग रहना। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम है डिस्टेंट, दूर रहना, अलूफ का। बाकी सब एक ही मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड, ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब है इंक्रीज करना। ऑगमेंट का मतलब है इंक्रीज करना। अगर आपको नहीं आता है तो सही वर्ड है इंक्रीज। एलिमिनेट का मतलब तो हटाना होता है। नेक्स्ट है इनकॉन्ट्रोवर्टेबल। एक बार गेस मारो, इनकॉन्ट्रोवर्टेबल, कंट्रोवर्सी, जिस पे कंट्रोवर्सी आ सकता है। तो इनकॉन्ट्रोवर्टेबल, जिसमें कंट्रोवर्सी नहीं हो सकता है। तो क्या होना चाहिए? अनडिनाएबल, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, जिस पे कंट्रोवर्सी उठाया नहीं जा सकता, कंट्रोवर्सी किया नहीं जा सकता। ठीक है। फिर मेटिकुलस, सर इसका तो पॉजिटिव सेंस आता है, तो पॉजिटिव सेंस वाले आने चाहिए। केयरलेस नहीं आना चाहिए, हेस्टी नहीं आना चाहिए, प्रिसाइज या रिलैक्स्ड में से कोई एक आना चाहिए। मेटिकुलस का मतलब होता है प्रिसाइज, एकदम सटीक काम करना। ठीक है। और इनसरमाउंटेबल, सर ये तो नेगेटिव वर्ड है, इन लिखा है तो नेगेटिव वर्ड है। इनसरमाउंटेबल, जिसके ऊपर पार नहीं लगाया जा सकता है। तो सिनोनिम क्या होगा? इनसरमाउंटेबल। गेस मारो, बोलोगे अनबीटेबल। एब्सोल्युटली, मीनिंग है अनबीटेबल। ट्रिवियल का मतलब है अनइंपॉर्टेंट। अनइंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। ओके, ट्रिवियल। नाउ एंटोनिम का भी क्वेश्चन आया था, 13 नंबर क्वेश्चन 2018 में आया था, डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब है कमी। मतलब क्या होना चाहिए? प्रचुरता। तो प्रचुरता क्या है? सरप्लस। अच्छा, एक चीज और भी याद रखना, वर्ड अगर आपका वर्ब है तो हमारा जो मीनिंग है या एंटोनिम जो है वो भी हमारा वर्ब ही होना चाहिए। अगर ये नाउन है तो ये भी नाउन ही होना चाहिए। तो ये भी मदद करता है। ठीक है। पता कैसे चलेगा सर? रूट्स, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, वो क्लासेस आपको अटेंड करने चाहिए। ये सारे क्लासेस हमारे
हमारे एसएससी के टारगेट बैच में है। वोकैबुलरी सीखने का भी तौर तरीका है उसमें, ठीक है। नाउ 5 एंटोनिम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। लॉडेबल, ये तो पॉजिटिव वर्ड है। लॉडेबल मतलब अप्रिशिएबल, ताली जिस पे बजाया जा सकता है। तो क्या होना चाहिए? प्रेज वर्दी, कमेंडेबल, एडमिरेबल, तो एक ही मीनिंग हो गया सर। ऑपोजिट चाहिए तो रेप्रीहेंसिबल। ऑड मैन आउट करके भी काम हो जा रहा है, ऑड वन आउट भी करते हो तब भी हो जाता है काम, ठीक है। नेक्स्ट वन, कंसिस्टेंट, यूनिफॉर्म होना। तो क्या होना चाहिए? जो यूनिफॉर्म ना हो वो क्या है? वेरिएबल। रिलायबल, यूनिफॉर्म, स्टडी, ये सब तो कंसिस्टेंट का मीनिंग ही है। मतलब ऑड वन आउट अगेन फिर कर लिया सर एंटोनिम के लिए, ठीक है। फिर देखना, फ्रूगल का मतलब है कम पैसा खर्च करने वाला, तब तो इकोनॉमिकल, प्रूडेंटी, सब तो एक ही मीनिंग है। तो ऑड वन आउट करो, वेस्टफुल होना, खर्चीला ना। एक्सप्लिसिट का मतलब है बहिरंग, खुला हुआ। तो क्या होना चाहिए? बंद हुआ हुआ, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? क्लियर, एम्बिगुअस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रिसाइज। सर ये तीनों तो एक जैसे लगता है, तो ये एम्बिगुअस। एम्बी का मतलब होता है टू, तो एम्बिगुअस का मतलब है क्लियर ना होना, ओके, वेग होना। नेक्स्ट वन, टेनेशियस, टेनासिटी का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, जबरदस्त पकड़ना किसी चीज को, टेनासिटी, डिटर्मिनेशन। तो ऑपोजिट क्या होगा? टेनेशियस का ऑपोजिट हो जाएगा वीक, ठीक है, नहीं पकड़ना, छोड़ना, ओके। रेजोल्यूट का मतलब भी डिटरमाइंड होता है, रेजोल्यूट का मतलब भी डिटरमाइंड होता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट केम इन एसएससी। ये आया था फिल इन द ब्लैंक, ओके। कलर्स दे से have the power to calm, pacify and relax. They can energize, activate and do. Okay, now fill in the blanks और close test का concept एक जैसा है। सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है, ग्रामर समझना है, फिर वोकैबुलरी पे जाना है, ठीक है। सेंटेंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेंटेंस के अंदर क्लूज होता है। सेंटेंस तुमको बता रहा होता है कि भाई इसी तरीके का ही वर्ड मुझे चाहिए। सेंटेंस को इसलिए पढ़ना जरूरी है। कलर्स दे से हैव द पावर टू काम, पैसिफाई एंड रिलैक्स। सर कलर्स के बारे में अच्छा चीज लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव वर्ड चाहिए। दे कैन एनर्जाइज, दे कैन एक्टिवेट एंड, अब यहां देखो सिमेट्री, पैरेललिज्म, एनर्जाइज, एक्टिवेट, ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट है। पैरेललिज्म नहीं आता है तो फिर आपको सीखना पड़ेगा। एनर्जाइज, एक्टिवेट, तब सर इसी तरीके का वर्ब और एक चाहिए जो V1 में ही लिखा होगा। इनविगरेट, इन्वॉल्व, इंटरेस्ट, एनरेज। सर गुस्सा तो नहीं हो सकता, ओके। एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी नहीं हो सकता। दे कैन इन्वॉल्व, इन्वॉल्व करना है, वो भी नहीं हो सकता। तब तो एक ही वर्ड रह गया, इनविगरेट, जैसे कि एनर्जाइज, एक्टिवेट एंड इनविगरेट, जो आपके अंदर में ताकत डाल सकता है। इनविगरेट का मतलब है एनर्जाइज का, पूरी अंदर में एनर्जी भर देना, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब 5 क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स का सेम तरीके से करेंगे। सेंटेंस को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके साथ करेंगे। The explorer's journey through the dense, uncharted jungle was both thrilling and what? एक्सप्लोरर था, अनचार्टेड जंगल, कभी उसके अंदर कोई गए ही नहीं, क्या होना चाहिए? थ्रिलिंग तो था ही, डेंजरस भी रहा होगा, वो है पेरिलस, ओके। सेफ, ऑर्डिनरी, बोरिंग तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन, फिर 5 सेकंड लो, पढ़ के बताना। The ancient ruins hidden deep within the forest were dash in mystery and intrigue. सर पास्ट टेंस में लिखना पड़ेगा लगता है। वर लिखे हो तो थर्ड फॉर्म चाहिए, तो क्या होना चाहिए? वर कवर्स तो नहीं होगा, एम्बेड्स नहीं होगा, क्लोज्ड या श्राउडेड में से होना चाहिए। वर क्लोज्ड इन मिस्ट्री, वर श्राउडेड, ढके हुए थे, okay? श्राउडेड, सर क्लोज्ड तो बंद करना होता है, कवर्ड होता तो लिख देता। वेरी गुड, इसका 5 सेकंड लो, करो। क्या होना चाहिए? डिस्पाइट देयर डैश डिसएग्रीमेंट्स, उनके डिसएग्रीमेंट्स के बावजूद। तो कैसा डिसएग्रीमेंट रहा होगा? बाद में तो उन्होंने फाइनली उन्होंने प्लान बना लिया, तो शुरुआत के डिसएग्रीमेंट होंगे। तो शुरुआत वाला वर्ड कौन सा है? इनिशियल। और कौन सा यहां चाहिए सर? एडजेक्टिव चाहिए। रिजर्व्ड डिसएग्रीमेंट्स तो नहीं हो सकता, एडजेक्टिव बन सकता है लेकिन वो सही वर्ड नहीं है। पर्टिनेंट का मतलब है अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट डिसएग्रीमेंट, अप्रोप्रिएट डिसएग्रीमेंट ये भी नहीं हो सकता। फाइनली डिसएग्रीमेंट तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि एडवर्ब है, ग्रामर काम नहीं करेगा, तो इनिशियल। नेक्स्ट वन,
The scientists' latest discovery could dash the way we understand genetics and heredity now. जैसे हम जेनेटिक्स और हेरिडिटी को अभी समझते हैं उसमें वो बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो क्या करना है, कुड लिखा है, कुड के बाद V1 चाहिए, तो अंडरमाइन नहीं आएगा, ऑब्सक्योर्ड नहीं आएगा। अब डिसमस या रेवोल्यूशनाइज, मीनिंग के अनुसार तो रेवोल्यूशनाइज ही आ रहा है, बस हो गया। ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। During the negotiation, both parties had to dash some of their demands to reach a compromise. कॉम्प्रोमाइज लाने के लिए दोनों को अपने डिमांड को जरा छोड़ना पड़ा होगा। V1 चाहिए, तो सारा का सारा V1, सारा का सारा V1 है, लेकिन क्या छोड़ने के लिए एक ही वर्ड, कंसीड करना, हैड टू कंसीड। चलो मैं मान लेता हूं, मान लेना, ओके। सो कंसीड लिखना। 2018 में आया हुआ 15वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगेन सब्स्टिट्यूशन करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, ओके। दैट इज, इस पार्ट को इंप्रूव करने की जरूरत है। तो इंप्रूव करने का मतलब है सेंटेंस को बेहतर बनाना या ग्रामेटिकल एरर हो तो ठीक करना, ठीक है। इसमें हो सकता है कि सेंटेंस बेहतर बने या ग्रामेटिकल एरर, तो दोनों चीज पे नजर रखना है। तो पूरा सेंटेंस को फिर पढ़ना ही पड़ेगा, इस पे ध्यान देने से नहीं होगा, सिर्फ जो अंडरलाइन पार्ट है उस पर ध्यान देने से नहीं होगा, पूरा ही सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ो और बताओ कि कौन सा सही है। An old misunderstanding exists among the two families. जब टू की बात करते हैं क्या लिखना पड़ेगा, exist between the two families। टू के लिए between, 3 के लिए भी between, 4 के लिए भी between। याद रखना जब नंबर दिया होगा तो between हर वर्ड के साथ लिख सकता हूं, 2 से लेकर जितना नंबर भी लिखना है। लेकिन नंबर ना पता हो तो among ही लिख सकता है, और नंबर पता हो और 2 से ज्यादा हो तो among लिख सकता हूं। मतलब ये कह रहा हूं between जो है, ठीक है, नंबर जब पता हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 के लिए भी और इक्वल टू 2 के लिए। लेकिन अमंग जो है नंबर पता हो तो 3 और 3 के ऊपर इक्वल टू और ग्रेटर देन 3, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है। और अमंग को जब नंबर पता ना चले तब भी अमंग लिख सकता हूं, कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। तो एग्जिस्ट्स बिटवीन द टू फैमिलीज, क्योंकि यहां 2 की बात हो रही है। सो 5 सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चंस करते हैं क्विकली। नॉट ओनली डिड ही फॉरगेट टू लॉक द डोर, जैसे ही नॉट ओनली पढ़ते हो तो क्या आना चाहिए सर, बट ऑल्सो आना चाहिए, ध्यान देना है। और नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब है तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब होना चाहिए। पढ़ो, नॉट ओनली डिड ही फॉरगेट टू लॉक द डोर। अब देखते हो कि सर इसमें एक प्रॉब्लम है, नॉट ओनली के बाद डिड है, वर्ब है और वो अंडरलाइन नहीं है। ये पार्ट अंडरलाइन है, बट ऑल्सो के बाद आपने प्रोनाउन लिख रखा है तो इसलिए सेंटेंस गलत है, वहां पर वर्ब चाहिए तो ही को हटाओ, हो जाएगा। तो बट ऑल्सो लिव द कीज इनसाइड। नेक्स्ट वन, having been warned of the dangers yet they decided to proceed with the hike। again सर ये एक फ्रेज है, ठीक है। और यहां पर मैं आपने येट लिख रखा है, येट होने पर ऑल्दो या दो चाहिए, ऑल्दो या दो चाहिए, और ऊपर से फ्रेज है तो यहां पर मैं एक सब्जेक्ट भी नहीं है। हैविंग बीन वार्न्ड ऑफ द डेंजर्स हु, क्लियर नहीं है, तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा भी नहीं। पहले तो एक क्लॉज चाहिए और ऑल दो भी चाहिए, तो क्लियर है। ऑल दो दे हैड बीन वार्न्ड ऑफ द डेंजर्स येट दे डिसाइडेड टू प्रोसीड विद द हाइक। इसको करो। Okay, the committee discussed the proposal thoroughly before reach a consensus। Before क्या है, एक प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट अगर वर्ब से लिखते हैं तो जेरेंड लिखना है, तो क्या लिखना पड़ेगा, बिफोर रीचिंग अ कंसेंसस और बिफोर दे रीच्ड अ कंसेंसस, बिफोर दे रीच्ड या बिफोर रीचिंग। तो क्या लिख दूंगा, एक फ्रेज लिख दूंगा, बिफोर रीचिंग अ कंसेंसस का मतलब है एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, unless they began the meeting when the fire alarm went off। ये तो ऐसी ही गड़बड़ है ना। when the fire alarm went off, when के लिए तो हमको scarcely या hardly वगैरह चाहिए। तो देखो hardly they had began the meeting,
और हार्डली हैड दे बिगन द मीटिंग कौन सा सही है? इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ऑल्दो तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ एट नहीं है, तो हार्डली सही होना चाहिए। हार्डली से पहला वाला या सेकंड वाला? सेकंड वाला, क्योंकि हार्डली लिखता है तो इन्वर्जन करना है, तो हार्डली हैड दे बिगन द मीटिंग, बिगैन का थर्ड फॉर्म है बिगन। इसको करो। द मैनेजर डिमांडेड टू नो, पहले पहले तो देखना है कि ये सेंटेंस क्या इंटरोगेटिव है, नहीं है। वाई तो है, लेकिन क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस है? नहीं है, फुल स्टॉप है। क्वेश्चन मार्क होता तो इंटरोगेटिव होता। मतलब है कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है। तब मैं क्वेश्चन को इन्वर्जन में नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन को मैं सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखूंगा। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूं कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। हैडंट लिखा है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस को लिखा कैसे जाता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखा जाता है, ना कि वर्ब देन सब्जेक्ट देन वर्ब। ऐसे कब लिखते हैं? जब क्वेश्चन लिखना पड़ता है। क्वेश्चन भी इन्वर्टेड होता है, ये कह रहा हूं। तो ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि लास्ट में फुल स्टॉप है, तो क्वेश्चन तो है नहीं। तो जब क्वेश्चन नहीं है तो मेरे को सब्जेक्ट वर्ब लिखना है। तो विच वन इज करेक्ट? व्हाई हैड द रिपोर्ट बीन सबमिटेड, क्या होना चाहिए? व्हाई द रिपोर्ट हैड नॉट बीन सबमिटेड, व्हाई द रिपोर्ट हैड नॉट बीन सबमिटेड। अच्छा, इसमें भी एक देखना, सर एक हैड बीन भी लिखा है, एक हैड नॉट बीन भी लिखा है, तो किसको चूज करना चाहिए? ये तो जानबूझ के मैंने दिया है, ये सिर्फ तुमको समझाने के लिए कि अगर शॉर्ट फॉर्म नहीं है, फुल फॉर्म भी है शॉर्ट फॉर्म भी है, तो हमेशा फुल फॉर्म को चूज करना। फॉर्मल राइटिंग में शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करते। अगर ऐसा आ गया, ऐसा आएगा नहीं, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं कि याद रखना है कि अगर ऐसा कुछ आ जाए हैड और हैड नॉट बीन, ठीक है, तो याद रखना हमेशा फुल फॉर्म को लिखना है। फॉर्मल इंग्लिश में फुल फॉर्म लिखेंगे, दोस्तों से बात करें तो शॉर्ट फॉर्म्स लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 जो 2018 में आया था, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। इसमें कोई एरर है कि नहीं बताना है, ठीक है। आई डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे सर, ये डन तो ऐसे तो लिख ही नहीं पाओगे। सेंटेंस लिखना चाहते हो तो V3 और V4 अपने आप से टेंस ही नहीं दिखाते, है कि नहीं? पार्टिसिपल्स खुद से टेंस नहीं दिखाते हैं, पार्टिसिपल्स के साथ हेल्पिंग वर्ब या मॉडल की जरूरत पड़ती है, तब सॉरी, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल की जरूरत होती है, तब V3 या V4 टेंस दिखाता है। तो यहाँ तो ये सेंटेंस ही नहीं बनेगा। डन लिखेंगे विदाउट हेल्पिंग वर्ब, तो क्या लिखना पड़ेगा? तो एरर कहाँ है? इसी में है, आई डन। ये क्या होना चाहिए? आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, थर्ड में एरर है। नाउ लेट्स डू 5 ग्रामर करेक्शन sentences. 5 spot the error for practice. First one, had I known you were coming, I would have prepared something special for you. Had I known you were coming, I would have prepared something special for you. हाँ, ये कैसा लग रहा है सर? ये तो सेकंड कंडीशनल लग रहा है। तो सेकंड कंडीशनल का कॉन्सेप्ट है कि नहीं देखना। हैड आई नोन, इफ आई हैड नोन, हैड आई नोन दोनों लिखा जा सकता है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैड आई नोन यू वर कमिंग, मुझे मालूम होता कि आप आ रहे हो, तो मैं कुछ स्पेशल आपके लिए बना दिया होता। सेंटेंस एकदम सही लग रहा है, नो एरर, क्योंकि ये क्लोज्ड कंडीशन। ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। If she would have taken the earlier flight, she could have attended the meeting on time. सर कंडीशनल क्लॉज के साथ कभी भी मॉडल्स नहीं लिखा जाता। कंडीशन जब भी लिखेंगे तो मॉडल कभी भी नहीं लिखेंगे, तो वुड नहीं आना चाहिए। तो कैसे लिखना है? इफ शी हैड टेकन द फ्लाइट, इफ शी हैड टेकन द फ्लाइट, अगेन सेकंड कंडीशनल। ओके, अब देखो थर्ड वाला, some of the professors, along with his students, are planning to publish a research paper next summer. आप तुरंत तुरंत बोलोगे कि सर यहाँ एरर है, along with आ गया तो मैं आर कर दूंगा या कुछ भी, ठीक है। ऐसे गलत फहमी में नहीं पढ़ना है।
ठीक है, यहां सम ऑफ द प्रोफेसर्स किसको पॉइंट कर रहा है? सम प्रोफेसर्स को। तो सम क्या है? प्लूरल। तो ये आर तो एकदम सही, आर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है अलॉन्ग विथ हिज स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स की बात कर रहा हूं तो हिस कैसे लिखेंगे? अलॉन्ग विथ देयर स्टूडेंट्स करना था, यहां पर मैं एरर है। अलॉन्ग विथ देयर स्टूडेंट्स, यहां हिस नहीं करके देयर करना पड़ेगा, सेकंड में एरर है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 79th में आते हैं। शी इज वन ऑफ द राइटर्स हु हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द अवार्ड दिस ईयर। एरर बताओ। क्लॉज कौन कौन सा है? शी इज वन ऑफ द राइटर्स, राइटर्स में से एक है, वन ऑफ द मेनी, तो यहां पर कोई एरर नहीं है, सही है। हु हैज बीन नॉमिनेटेड, हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन किसको पॉइंट करता है? बगल वाले को पॉइंट करता है। बगल में क्या है? राइटर्स। तो यहां क्या होना चाहिए? हैव। तो एरर किस में है? सेकंड में। अब क्वेश्चन नंबर 80 देखो। इट इज हाई टाइम द गवर्नमेंट टेक्स डिसाइसिव एक्शन अगेंस्ट करप्शन। क्या आंसर होना चाहिए? जब भी हम इट इज हाई टाइम कहते हैं तो क्या हो जाता है? पूरा सेंटेंस फिर इमेजिनरी कंडीशनल बन जाता है। तो क्या करना पड़ेगा? इट इज हाई टाइम, नेक्स्ट जो क्लॉज लिखेंगे वो सिंपल पास्ट में लिखेंगे। इट इज हाई टाइम द गवर्नमेंट टुक डिसाइसिव एक्शन अगेंस्ट करप्शन। ओके, टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन। जिसमें अच्छा, ये एसएससी में आया था 2018 में, और यहां पर में ये ईडियम है, इस ईडियम का मीनिंग बताना है। दीज ग्लासेस सूट यू टू अ टी, सेड रिया टू वंदना। कैसा लग रहा है? पॉजिटिव, नेगेटिव? सूट यू टू अ टी का मतलब है पॉजिटिव बोलना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या लिखना पड़ेगा? क्या लिखना पड़ेगा? फर्स्ट, लुक वेरी गुड ऑन योर फेस। ओके, सो इफ समथिंग सूट्स यू टू अ टी, इट मीन्स इट इज वेरी नाइस। 5 idioms for practice. पहला बताओ। She pulled the wool over his eyes during the negotiation. Pull the wool. Okay, वो है trick turn. Pull the wool over the eyes का मतलब है धोखा देना. Next one. The team leader decided to take the bull by the horns and address the issue directly. क्या है? Tackle the problem confidently. Very good. Try the next one. He finally decided to throw in the towel after years of struggling with the business. बिजनेस बहुत कठिन परिश्रम के साथ चलाने की कोशिश की, फिर लास्ट में बोले गया हटाओ। गिव अप। वेरी गुड। बिजनेस को बेचा कि नहीं बेचा नहीं पता हमें, लेकिन गिव अप कर गया, छोड़ दिया। वेरी गुड। ट्राई दिस। डिस्पाइट द डिफिकल्टीज, क्या लग रहा है? डिफिकल्टीज के बावजूद उसने अपने सर को पानी के ऊपर रखा, मतलब क्या है? तो ये ही सही है सर, स्टे अफ्लोट फाइनेंशियली। किसी तरीके से उसने, ठीक है, किसी तरीके से उसने अपने आप को बचाए रखा, डूब नहीं गई। ठीक है, नेक्स्ट। हिज एक्सप्लेनेशन ऑफ द थियरी वॉज एज क्लियर एज मड। मड क्लियर होता है क्या? क्या होना चाहिए? वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एब्सोल्युटली। नाउ लेट्स कम टू द 18th क्वेश्चन आस्क्ड इन एसएससी। ये क्या था? फ्यूज। और ये देखो लिखा हुआ है बगल में कि ये वर्ब है, तो आंसर भी हमें वर्ब में ही देना है और इसका सिनोनिम बताना है। फ्यूज का मतलब क्या होता है? क्या होना चाहिए? कंबाइन। एब्सोल्युटली, मर्ज करना। ओके, लेट्स डू 5 सिनोनिम क्वेश्चंस नाउ। नाउ ऑडेशियस का मतलब होता है दुस्साहस दिखाना, तो सिनोनिम क्या होगा? ब्रेव। लेकिन ब्रेव ऐसा ब्रेव जहां पर हमें ब्रेवरी की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ ज्यादा ही ब्रेव होना, ऑडेशियस होना। बेनेवोलेंट का मतलब है कि बेने का मतलब क्या होता है? गुड। तो क्या होना चाहिए सर? पक्का एक ऑड वन आउट ही करूंगा तो काइंड ही केवल रह गया, बाकी तो गुड के जैसा कोई सेंस भी नहीं दे रहा है। बेनेवोलेंट का मतलब है काइंड होना। कैकोफनी, कैको का मतलब है हार्श। तब
फिर तुरंत बोलो सर नॉइस, बाकी सब तो पॉजिटिव वर्ड्स हैं। एक नेगेटिव वर्ड है कैकोफनी, क्या मतलब है? हंगामा। डेबिलिटेट, एबिलिटी का मतलब क्या था? ताकत होना। तो क्या होना चाहिए? वीकन। वेरी गुड। डेबिलिटेट करना, वीकन करना, बहुत बढ़िया। इफ यू आर गेसिंग राइट, वेरी वेरी नाइस। एक्सेंट्रिक, सेंटर से भागा हुआ। क्या होना चाहिए? अनयूजुअल। सर सेंटर से भागेगा तो अनयूजुअली हो जाएगा, पागल हो जाएगा, तो एक्सेंट्रिक। ओके, नाउ लेट्स ट्राई द 19th क्वेश्चन दैट केम इन एसएससी। इसमें तो एक्टिव फॉर्म बताना है, एक्टिव फॉर्म बताना है इस सेंटेंस का। दिनेश वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हिज ग्रैंड मदर व्हेन हिज पेरेंट्स वेंट अब्रॉड। अब इसमें ध्यान रखना एक चीज है, कितने क्लॉजेस हैं? सर दो क्लॉज है, दो क्लॉज है। एक में ट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसमें इंट्रांजिटिव है। जिसमें इंट्रांजिटिव है उसमें तो पैसिव नहीं ही बनेगा, जिसमें ट्रांजिटिव है उसी में एक्टिव पैसिव बन सकता है। तो चूंकि ये पार्ट हमारा पैसिव में है तो इसको एक्टिव बनाना है, इस पार्ट को कुछ नहीं करना है। तो विच वन इज करेक्ट? तो क्या होगा? दिनेश ग्रैंड मदर लुक्ड आफ्टर हिम, पास्ट टेंस ही रहेगा, सिर्फ हो जाएगा कि भाई वॉज लुक्ड आफ्टर हो जाएगा लुक्ड आफ्टर। तो दिनेश ग्रैंड मदर लुक्ड आफ्टर हिम व्हेन हिज पेरेंट्स वेंट अब्रॉड। सेकंड वाला सही है, एब्सोल्युटली। ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन टेक 10 seconds एंड ट्राई टू गेट इट डन। 5 क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। 5 वॉइस फॉर वॉइस। द रिपोर्ट वॉज थॉरली रिव्यूड बाय द कमिटी आफ्टर इट वॉज सबमिटेड बाय द रिसर्च टीम। अब यहां देखो, दो क्लॉजेस हैं और दोनों क्लॉज पैसिव में है। ये भी पैसिव में है, ये भी पैसिव में है, और दोनों चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, दोनों पैसिव में है, तो दोनों को एक्टिव बनाना पड़ेगा। अब यहां पर मैं वॉज रिव्यूड है तो रिव्यूड होना चाहिए, और यहां पर मैं वॉज सबमिटेड है और सबमिटेड होना चाहिए, है ना? तो जिसमें वो दोनों होगा, एक्टिव वॉइस होगा, वो सही है। ओके, एकदम सही है, बी इज द करेक्ट वन। ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। कौन सा होना चाहिए? इसमें भी दो क्लॉज हैं और दोनों पैसिव में है। द कार वॉज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक हु हैड बीन रिकमेंडेड बाय सेवरल फ्रेंड्स। अब इसमें द मैकेनिक हु हैड बीन रिकमेंडेड बाय सेवरल फ्रेंड्स रिपेयर्ड द कार, ये सेंटेंस तो सही है, लेकिन सर इसको तो आपने फिर भी चेंज नहीं किया। ऑप्शंस नहीं है तो चेंज नहीं किया, अगर ऑप्शंस होते तो उसको भी चेंज कर देता। द मैकेनिक whom several friends had recommended, ऐसा हो जाएगा ये सेंटेंस, देखना। द मैकेनिक whom several friends, okay, several friends had recommended repaired it, ऐसा होगा, recommended repaired it। ये होना चाहिए एक्चुअली करेक्ट सेंटेंस, लेकिन उसका ऑप्शन नहीं है। एक ही क्लॉज को पैसिव किया गया है, दूसरे क्लॉज को पैसिव नहीं किया गया, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन में होता तो मुझे वही चुनना पड़ता कि दोनों क्लॉज एक्टिव में हो जाए। इस चीज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट है, द नॉवल वॉज praised by critics because it was written with such depth and insight। अगेन इसमें दो दो पैसिव वॉइसेस हैं, कौन सा सही है बताओ? Very good. Again, B, critics praised the novel because it was written with such depth and insight। Again, सर इसको आपने चेंज नहीं किया तो ये भी चेंज होना चाहिए था। तो कैसा होना चाहिए? Critics praised the novel because the author wrote it with such depth and insight। अगला सेंटेंस देखो, इसमें कितने क्लॉज हैं? The scientists who discovered the cure for the disease received numerous rewards। अब यहां पर मैं पैसिव बना, और यहां पर में भी दो क्लॉज है, या तो दोनों को पैसिव बनाओ या जिसको बना सकते हैं उसको बनाओ। तो देखना पड़ेगा कि दोनों में ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं। द साइंटिस्ट who discovered the cure for the disease received numerous awards। तो साइंटिस्ट received numerous awards, सर ये तो हमारा एक्टिव वॉइस है और ट्रांजिटिव वर्ब से बना हुआ है। और who discovered the cure, ये भी बना हुआ है,
तो दोनों को ही पैसिव बना, फिर एक ही आंसर पॉसिबल है बी। न्यूमरस अवार्ड्स वेर रिसीव्ड बाय द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द क्योर फॉर द डिजीज। अगेन इसको चेंज नहीं किया गया है, लेकिन ये भी चेंज होता तो अच्छा था, लेकिन ऑप्शन नहीं। इस चीज को याद रखना, टीयर 2 में बहुत काम आएगा। ये चीज को याद रखना, टीयर 2 में बहुत काम आएगा, क्योंकि टीयर 2 में जो भी क्वेश्चन आते हैं लेवल डिफरेंट हो जाता है। और एक पैसिव फॉर्म करना है, द शेफ प्रिपेयर्स द मील्स इन द किचन वेयर ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर फ्रेशली पिक्ड। ओके, वेरी गुड। तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका बी, प्रिपेयर्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस है सर, तो आर प्रिपेयर्ड होना चाहिए, आर प्रिपेयर्ड बाय द शेफ इन द किचन वेयर ऑल इंग्रेडिएंट्स आर फ्रेशली पिक्ड, देयरफॉर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ प्रिपेयर्स लिखा है। वेरी नाइस। ओके, नाउ एसएससी में जो 20th क्वेश्चन आया था 2018 में, वो था एंटोनिम, बताना था इल्यूमिनेट का। इल्यूमिनेट माने प्रकाशित करना, तो अंधेरा करना हो जाता है, तो इसमें क्या होना चाहिए, डार्कन। दिस इज वेरी इजी, राइट। इरेज का मतलब क्या है, मिटाना। ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 एंटोनिम क्वेश्चंस करते हैं, 5-5 सेकंड दूंगा हर एक क्वेश्चन के लिए, करना है आपको इसको। कंसीड, क्या होना चाहिए, कंसीड का मतलब एक्सेप्ट करना, तो यहां पर मैं क्या है, कंसीड ना करना, नहीं मानना, तो क्या होगा, रिफ्यूज। वेरी गुड। मेलंकली, वर्ड नेगेटिव है, क्या होना चाहिए, चीयरफुल। सॉलम का मतलब क्या है, सीरियस, सॉलम का मतलब है सीरियस। लेट्स ट्राई द नेक्स्ट वन। और एक एंटोनिम बताओ, कंजर्व करना, संरक्षित करना। सर ऑड वन का आउट कर लिया, डिस्ट्रॉय मिल गया सर, एब्सोल्युटली। फिर एंटोनिम बताना है, लूसिड का मतलब है क्लियर होना, ऑड वन आउट ही कर दो। ऑब्सक्योर, एब्सोल्युटली, ऑब्सक्योर का मतलब अंधेरा करना या आंख के सामने में पर्दा लगाना। ओके, एक क्वेश्चन और करो एंटोनिम का। एमिकबल, पॉजिटिव वर्ड है, फ्रेंडली। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल। वेरी वेरी गुड। अब ये जो फिर एसएससी का क्वेश्चन आया था, वो था फिर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, 21 नंबर पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड था, तो और 5 वर्ड कर लेंगे। पहले इसमें बताओ कौन सा सही है, तो चूज सर, ये तो बहुत आसान, तो इसके लिए तो आप एक एक 2 सेकंड भी दो तो चलेगा, हो गया। अब 5 स्पेलिंग प्रैक्टिस, अब ये जरा तुम्हारा चैलेंजिंग है, करना इसको। कौन सा सही है, बी, वेरी गुड, रेकमेंड। नेक्स्ट वन बताओ, इररेसिस्टिबल, इररेसिस्टिबल, कौन सा सही है, डी, वेरी गुड, इररेसिस्टिबल। नेक्स्ट वाला करो, सेपरेट, बहुत सही, ये सही है। उसके बाद मिसस्पेल्ड, फर्स्ट ही है सबसे आसान। ओके, स्पेल में डबल एस आता है, मिसस्पेल्ड। ओके, देन एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट, वेरी गुड, सी, एक्नॉलेजमेंट, एब्सोल्युटली। नाउ उसके बाद जो क्वेश्चन आया था वो था पैसिव फॉर्म लिखने का, एक्टिव सेंटेंस दिया हुआ था, पैसिव लिखना, तो इसके बाद 5 करेंगे, पहले एक बार और इसको कोशिश करो। अनन्या प्लक्स फ्रेश फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन एवरी डे, प्लक्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है, फ्लावर्स आर प्लक्ड जिसमें होगा वो सही है, बताना। वेरी गुड, आर प्लक्ड, बस सिर्फ वर्ब को देखना है, और वर्ब्स के अनुसार उसका उसका तुमको वर्ब के अनुसार तुमको उसका कॉम्बिनेशन समझ लेना है कि अगर एक्टिव में ये कॉम्बिनेशन है तो पैसिव में क्या कॉम्बिनेशन होगा। अब इसको करो 5 वॉइस क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। जरा डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने दिया है ताकि आप प्रैक्टिस अच्छा रखो। वेरी गुड। हु हैज बीन डिलीवर्ड
सो वॉज डिलीवर्ड होना चाहिए, और हु हैज बीन तो वैसे ही वैसे रहना पड़ेगा। एट द ग्लोबल समिट एनवायरमेंटलिस्ट हु हैज बीन एडवोकेटिंग फॉर सस्टेनेबल, इसको तो वैसे ही उसी टेंस में रखना पड़ेगा, और ये डिलीवर्ड को वॉज डिलीवर्ड करना है, तो बस वॉज डिलीवर्ड वाला एक ही जगह पे, और यहाँ पर मैं द ग्लोबल, और लेकिन ये गलत है, द ग्लोबल समिट वाज डिलीवर्ड अ कंपलिंग स्पीच, मीनिंग ही नहीं बनता, ठीक है। कंपलिंग सच वाज डिलीवर्ड बाय अ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से भी तो नहीं, तो ए इज द करेक्ट। ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी गुड। और इसमें देखो, इसमें दोनों को पैसिव किया गया है, और इसमें दोनों पैसिव किया जा सकता है, तो वही ऑप्शन सही है। देखना, ऑल्दो द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट्स ऑन टाइम, although the assignments were completed on time by the students, okay, the teacher still graded them late, they were still graded late by the teacher, छुपा हुआ है, लेकिन सर एकदम ग्रेड कौन करेगा, टीचर ही करेगा, इसलिए उसको लिखते नहीं है। जब भी जनरली डूअर, हर किसी को पता है कि भाई डूअर कौन है, तो पैसिव वॉइस में डूअर को नहीं लिखा जाता है। द डॉग वॉज किल्ड बाय समबडी को लिखते नहीं है, क्योंकि या तो जरूरत नहीं है, या तो नहीं जानकारी है, या तो जनरल है। एवरीबडी लव्स म्यूजिक, म्यूजिक इज लव्ड, बाय एवरीबडी लिखते नहीं है, क्योंकि वो जनरल है। नाउ सिंस द कंपनी लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट, सेल्स हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। तब सिंस अ न्यू प्रोडक्ट वॉज लॉन्च्ड बाय द कंपनी, दो जगह है, ए भी है और डी भी है। सेकंड वाला देखो, सेल्स हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड, वो तो चेंज नहीं कर सकता, सेल्स हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। अब यहां देखना, सिंस अ न्यू प्रोडक्ट वॉज लॉन्च्ड, सेल्स हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड, सिंस अ न्यू प्रोडक्ट वॉज लॉन्च्ड बाय द कंपनी, सेल्स हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, इसमें कौन सा लिखना चाहिए? सर बाय द कंपनी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी लॉन्च करेगी तो कोई कंपनी ही करेगी, ये तो गारंटीड है, तब तो पक्का ही डी लिखेंगे, क्योंकि ये छोटा सेंटेंस है। याद रखना, इसमें देखो दो ऑप्शन एकदम सही है, ए और बी दोनों सही है। ए को चूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी अभी आपको बताया था, जब डूअर पैसिव वॉइस में जनरल हो, या अनजान हो, या इंपॉर्टेंस कम हो, तो उसको लिखते नहीं है, ठीक है। डूअर को लिखते नहीं है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को नहीं लिखते। अब इस सेंटेंस को देखो, आफ्टर यू फिनिश द रिपोर्ट सबमिटेड टू द मैनेजर फॉर रिव्यू, ओके। में लगता है कि भाई सर थी, चारों का चारों सेंटेंस तो सही, लेकिन ये गलत है। देखना कैसे, आफ्टर यू फिनिश इट, आफ्टर यू फिनिश इट, ओके, द रिपोर्ट, पहले प्रनाउन उसके बाद नाउन नहीं लिखते, पहले नाउन लिखते हैं उसके बाद प्रनाउन लिखते हैं, इसलिए ये गलत है। उसी तरीके से डी भी गलत है, क्योंकि आफ्टर इट इज फिनिश्ड, ठीक है। अब रह गया हमारे पास दो, आफ्टर द रिपोर्ट इज फिनिश्ड इट शुड बी, एंड आफ्टर द रिपोर्ट इज फिनिश्ड इट मस्ट सबमिट, इट मस्ट सबमिट, मस्ट बी सबमिटेड, पैसिव वॉइस चाहिए, तो करेक्ट आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 2018 में आया था, 23 नंबर क्वेश्चन था पैराजम्बल्स, तो 5 पैराजम्बल क्वेश्चन और करेंगे, और ये दिया हुआ सेंटेंस को पहले ठीक करते हैं, ओके। ऑप्शन से ही करना है, सी से शुरू करते हैं, एज द बस इंच्ड थ्रू द इवनिंग लाइट द ट्रैफिक ग्रू, हो सकता है। बी, व्हेन ही ट्राइड टू प्लंज ऑन टू द रोड अ कार हिट हिम, नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट वाले में कोई नाउन नहीं है ही को जस्टिफाई करने के लिए, तो सी से शुरू नहीं हो सकता। डी से शुरू करते हैं, देयर वाज नो स्पेस ऑन द रोड एनी मोर, वेल, बी, व्हेन ही ट्राइड अगेन, नहीं हो सकता, ही के लिए मेरे पास नाउन नहीं है, ना सी में है ना डी में है। इसमें क्या होना चाहिए, ए डी सी भी होता तो अच्छा होता, तो सी से शुरू करते हैं, एज द बस इंच थ्रू द इवनिंग लाइक द ट्रैफिक ग्रुप। डी, देयर वाज नो स्पेस ऑन द रोड एनी मोर, वेरी गुड। और ए, अ मैन ऑन अ बाइक, एंड बी, सो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है सी डी ए बी, क्योंकि पहले बस धीमे धीमे चल रही थी, बस के चलते रोड में जगह नहीं थी, इसीलिए एक आदमी पेमेंट पे चला रहा था, और जब उतरा तो कार उसको ठोकर मार दी, तो ए एंड बी तो साथ में ही आना चाहिए। तो 5 पैराजम्बल क्वेश्चन हम भी करते हैं, ठीक है। पहला देखो, द फॉरेस्ट करके देखो इसको, द फॉरेस्ट वॉज टीमिंग विथ लाइफ, ओके। सी से शुरू करते हैं, बर्ड्स चर्प
एंड एनिमल्स रोम्ड फ्रीली। सर ये शुरू हो सकता है डी, देखते हैं। इट वॉज अ टिपिकल डे इन द विल्डरनेस। ठीक है सर, पहले डी के बाद सी होता तो ज्यादा नहीं अच्छा होता। टिपिकल डे था जिसमें कि जो जो चीजें होती हैं, तो पहला वाला शायद उतना अच्छा नहीं है। ए से शुरू करते हैं। द फॉरेस्ट वॉज टीमिंग विथ लाइफ हो सकता है। और सी, बर्ड्स चर्प्ड एंड एनिमल्स रोम्ड फ्रीली। टीमिंग विथ लाइफ, तो जीवन दिख रहा था, तो भरपूर जीवन दिख रहा था, तो जीवन दिखने का ही ये एग्जाम्पल है। बर्ड्स चर्प्ड एंड द एनिमल्स रोम्ड फ्रीली। ए सी हो सकता है। डी देखना, इट वॉज अ टिपिकल डे इन द विल्डरनेस, विल्डरनेस में ये एक नॉर्मल डे था। और बी, सडनली द साउंड ऑफ अ चेन सॉ शैटर्ड द पीस। तो बी तो लास्ट में होना ही चाहिए, तो ये तो पक्का नहीं आंसर हो सकता, ये नहीं आंसर है। तो ये 2 या 3 में से कोई होना चाहिए। डी से देखते हैं। इट वॉज अ टिपिकल डे इन द विल्डरनेस। ए, द फॉरेस्ट वॉज टीमिंग विथ लाइफ, ठीक है। सी, birds chirped and animals roamed freely. Suddenly the sound of a chainsaw shattered the peace. तो इसमें ए सी डी भी सही है या डी सी ए बी? डी से डी से शुरू करेंगे तो ज्यादा अच्छा। इट वॉज अ टिपिकल डे। टिपिकल डे में क्या होता है? लाइफ से भरपूर होता है, जंगल, ठीक है। उसमें क्या होता है? बर्ड्स चर्प्ड, एनिमल्स रोम्ड एंड सबसे बेहतर है डी ए सी बी। ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करो। बहुत सही। अगर आपने 3 मार्क किया, बहुत सही मार्क किया। ए बी सी डी। द एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ। रिसर्चर्स वेर होपफुल अबाउट द इनकम आउटकम। आउटकम अच्छा होगा, ये उन्होंने सोचा कि रिजल्ट अच्छा होगा, इसलिए उन्होंने केयरफुली एक एक वेरिएबल को मेजर किया, और जो लास्ट में जो रिजल्ट आया वो ग्राउंड ब्रेकिंग था। तो ए बी सी डी डायरेक्टली लगाना है। बहुत सही। ट्राई करो इसको। क्या होना चाहिए? सर इसमें तो सबसे पहला सेंटेंस तो सी ही होना चाहिए। उत्तराखंड इज वल्नरेबल टू डिजास्टर्स। वेल, ये से तो नहीं होगा। क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीजिंग दीज वल्नरेबिलिटीज। विच वल्नरेबिलिटीज? वो तो नहीं हो सकता। दीज तो प्रोनाउन लिखना है तो नाउन चाहिए पहले, तो ये दो तो नहीं हो सकता। ये से तो शुरू ही नहीं हो सकता, तो सी से ही शुरू होना है। तो सी से शुरू होना, तो सी के बाद डी या सी के बाद ए। उत्तराखंड इज वल्नरेबल टू डिजास्टर्स। क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीजिंग दीज वल्नरेबिलिटीज। वल्नरेबिलिटीज की बात सी और ए में हो रही है, तो सी ए एक साथ होना चाहिए। ये करेक्ट आंसर। इसको देखो। सर पक्का है कि डी तो लास्ट होगा, तो ये दो ही आंसर हो सकता है। क्योंकि थैंक गॉड वी रब द वर्ड डिफीट रिट ऑन आवर लार्ज फोरहेड। रिट लार्ज ऑन आवर फोरहेड, सॉरी। थैंक गॉड वी रब द वर्ड डिफीट रिट लार्ज ऑन आवर फोरहेड। हमारे माथे पे लिखा हुआ था हार, लेकिन उसको हमने मिटा दिया। ये लिखा, मतलब वो तो लास्ट में ही लिखना पड़ेगा। अब क्या है? पहला सेंटेंस क्या होना चाहिए? ये लिखूं, इट वॉज अ मैटर ऑफ मिनट्स, नाउ ओनली 15 मिनट्स वर लेफ्ट। इट वॉज अ गेम ऑफ लाइफ एंड डेथ, ऐसे लिख दूं? ए बी सी डी लिख दूं या सी बी ए डी कर दूं? देखो, इट वॉज अ गेम ऑफ लाइफ एंड डेथ। वेल, अब फिर भी बोल रहा है नाउ ओनली 15 मिनट्स वर लेफ्ट। 15 ही मिनट बाकी थे। अब 15 मिनट से घट करके और क्या हो गया? इट वॉज अ मैटर ऑफ मिनट्स। तो सर पहले सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, उसके बाद डी करता हो तो बहुत सही है, क्योंकि इट वॉज अ गेम ऑफ लाइफ एंड डेथ। ओके, नाउ ओनली 15 मिनट्स वर लेफ्ट। ओके, इट वॉज अ मैटर ऑफ मिनट्स। ऐसे भी हो सकता था कि इट वॉज अ मैटर ऑफ मिनट्स, नाउ ओनली 15 मिनट्स वेर लेफ्ट। ऐसे भी हो सकता था, लेकिन नाउ ओनली 15 मिनट्स वेर लेफ्ट, और उसके बाद भी लिख सकता हूँ कि इट वॉज अ मैटर ऑफ मिनट्स। लेकिन हमारे पास वो नहीं है। नहीं, सी ए बी डी नहीं। ठीक है, ये भी ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता था, लेकिन वो है नहीं हमारे पास, तो सी बी ए डी को मार्क कर देते। ठीक है। ओके, नाउ 24th क्वेश्चन जो आया था 2018 में, एक क्वेश्चन और है, वो था फिल इन द ब्लैंक्स। तो 5 फिल इन द ब्लैंक्स इसके साथ हम करेंगे। In ancient Greece, women were not allowed to dash in the Olympic Games. अब टू तो सर लगता है इन्फिनेटिव के साथ आया, तो V1 ही आना चाहिए। कौन सा वर्ड आएगा? पक्का compete ही आना पड़ेगा। ओलंपिक्स की बात हो रही है तो कंपटीशन होता है। कोलाइड का मतलब तो टक्कर मारना होता है। कंप्लाई करने का मतलब ओबे करना होता है। कोप का मतलब मैनेज करना होता है। तो इन एंशिएंट ग्रीस women were not allowed to compete in the Olympic Games. 5 fill in the blanks। फिल इन द ब्लैंक्स में याद रखना, पूरे सेंटेंस को पढ़ना है। सेंटेंस के अंदर क्लू होते हैं, सेम तरीके से जैसे क्लोज में होता है, उसके बाद लिखना है। बताना। विद राइज ऑफ साइबर थ्रेट्स,
सिक्योरिटी मेजर्स बहुत रोबस्ट बनाना पड़ेगा, बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कंपनियों को, चूंकि साइबर थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, ये लिखा है। वेरी गुड। तो ग्रामर पे ध्यान देते हैं। मस्ट लिखा है सर, मस्ट तो मॉडल है, मॉडल के बाद V1 चाहिए, तो V1 ही सारा चारों है। ठीक है, तो फिर एक बार पढ़ते हैं। विद द राइज ऑफ साइबर थ्रेट्स कंपनीज मस्ट डैश रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट देयर डेटा। का लागू करना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? इम्प्लीमेंट। डेलीगेट का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, लागू करना, सिक्योरिटी मेजर्स को लागू करना चाहिए। कंपाइल का मतलब है इकट्ठा करना। ठीक है, एडवर्टाइज तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन करो इसको। पक्का सर नेगेटिव वर्ड चाहिए, तो नेगेटिव वर्ड में इरेडिकेट चाहिए, या बोलो एक वर्ड ऐसा चाहिए जो मिटाने वाला हो, एक वर्ड ऐसा चाहिए जो मिटाने वाला हो। ठीक है, तो मिटाने के लिए इरेडिकेट एक है, और तो कोई है ही नहीं। वैलिडेट करना नहीं होगा, इल्यूमिनेट करना, प्रकाशित करना नहीं होगा, रिप्लिकेट करना, कॉपी करना, वो भी नहीं होगा, तो पक्का है इरेडिकेट। बहुत सही आपने कहा। नेक्स्ट वाले में आ जाओ। हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट्स को क्या करते हो? कंडक्ट करते हैं, बस हो गया। अवॉइड नहीं करते, कंक्लूड नहीं करते, कॉम्प्लिकेट नहीं करते। अंडरस्टैंड करना है ह्यूमन बिहेवियर को, तो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट होते हैं। ठीक है, कराए जाते हैं, तो कंडक्ट। ओके, ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो ये आसान है। आफ्टर रिसर्चर्स डेवलप्ड द न्यू एल्गोरिथम, हाँ, नया एल्गोरिथम बनाने के बाद दे डैश इट्स इफेक्टिवनेस थ्रू एक्सटेंसिव टेस्टिंग। और उन्होंने क्या किया होगा? एल्गोरिथम बना दिया, उसके बाद में एक्सटेंसिव टेस्टिंग किया होगा, तो उसको क्या किया होगा? प्रूव किया होगा। तो क्या किया होगा? वैलिडेट किया। ओके, वन मोर, फिल इन द ब्लैंक्स। By the time the new satellite is launched, scientists will have dash more accurate maps of the ocean floor. क्या करेंगे? वो generate किया होंगे। ठीक है, generated will have generated more accurate maps of the ocean floor. Discarded मतलब फेंकना, और concealed का मतलब छिपाना, complicate का मतलब उलझाना। लास्ट क्वेश्चन जो 2018 में आया था, जिसका हम 5 क्वेश्चन और करेंगे, वो था वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। द पार्ट ऑफ कंट्रीज द पार्ट ऑफ अ कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम के लिए सरकार का कौन सा भाग जिम्मेवार होता है? पक्का लेजिस्लेचर। वेरी गुड। उसी तरीके से कुछ और वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस करो, बताओ इसमें। A person who renounces the world and practices self-discipline in order to attain salvation. वो है एस्थेटिक, साधु को बोलते हैं। एस्थेटिक क्या है? सेंस ऑफ ब्यूटी। हाँ, एग्नोस्टिक कौन है? जो भगवान है कि नहीं उस पर डाउट करता है, एथीस्ट नहीं है। ठीक है, डाउट करता है भगवान के होने पर। एल्ट्रुइस्ट कौन है? जो बहुत जेनरस है, जो फिलंथ्रोपिस्ट है, जो सबकी मदद करता है। अ पर्सन हु बिलीव दैट ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड एंड देयरफॉर इनएविटेबल। वेरी गुड। जो फेट पे विश्वास करता है, जो तकदीर पे विश्वास करता है, फेटलिस्ट। पेसिमिस्ट जो नकारात्मक विचार रखता है। रियलिस्ट जो सच, जो होने वाली चीज पे ही या ये करते विश्वास करता है, इमेजिनरी चीजों पे विश्वास नहीं करता। ऑप्टिमिस्ट सकारात्मक आदमी। इसका बताओ। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम। मोर देन वन वाइफ, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। अब दो तीन होने पर, ठीक है, दो तीन होने पर हम पॉली भी बोल सकते हैं, बाई भी बोल सकते हैं, लेकिन बाई तो सिर्फ दो के लिए है। मोर देन वन वाइफ पे यहाँ क्लियर नहीं है कि ये दो है या तीन है या चार है, क्लियर नहीं है, इसलिए पॉलीगमी बोलेंगे। पॉली का मतलब मेनी, बाई का मतलब दो। पॉलीएंड्री क्या होता है? दो हस्बैंड, क्या एक से ज्यादा हस्बैंड हो तो पॉलीएंड्री। सेलिबसी का मतलब है शादी ही ना करना। A place where animals are kept and trained especially for एग्जीबिशन पर्पस से, जहां एनिमल्स को रख करके ट्रेनिंग दिया जाता है, जो सर्कस वगैरह में होता है, उसको क्या बोलते हैं?
उसको बोलते हैं मेनाजरी। एवियरी क्या है? एवी का मतलब क्या है? फ्लाई। कहीं पर किया था हमने। एवियरी का मतलब है जहां बर्ड्स को रखे जाते हैं। एपियरी में बीस को रखे जाते हैं। एपीस का मतलब है 20। सेंचुरी तो सिर्फ आश्रय, किसी को भी आश्रय दिया जा सकता है। A speech or piece of writing that praises someone or something highly, especially attribute to someone who has just died. मरने के बाद जो गुणगान होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? यूलॉजी बोलते हैं। मरने के बाद उनके बारे में अच्छा अच्छा बोलना। मरने के बाद उनके बारे में अच्छा अच्छा बोलना। एलजी, ये भी मरने के बारे में होता है, लेकिन सारी उनके कहानी के बारे में बताया जाता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। एलजी पूरे सौरों पे फोकस होता है, दुख पे फोकस होता है, और यूलॉजी पे किसी की प्रशंसा की जाती है। ठीक है। एपिलॉग वो है जो किताब के अंत में लिखा जाता है या स्पीच में लास्ट में बोला जाता है। सोनेट इज अ 14 लाइन पोम। 14 लाइन के पोम को सोनेट कहा जाता है। Now that brings us to the end of the first session of SSC Tier 1 practice sets। ठीक है, 125 क्वेश्चन हमने किया। बेनिफिट बहुत हुआ होगा। इसमें कहीं पर भी जो डाउट हो तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखो, क्वेश्चन नंबर लिखो, एंड विल गेट बैक टू यू। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करो। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करो। वहां पर मैं डायरेक्टली डाउट्स पूछ सकते हो। और अगर आप कोर्सेस प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हम एसएससी टारगेट बैच लाए हैं। ये रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस के बैचेस हैं, मतलब हाइब्रिड बैचेस हैं, बहुत सस्ते में है। ठीक है। एसएससी टारगेट बैच 1 साल की वैलिडिटी भी है, 6 मंथ की भी है, 3 मंथ की भी है। अभी बहुत ही सस्ता है और कॉन्सेप्ट पूरा है और पूरी चीज आपको मिलेगी, इसमें कोई चीज की कमी नहीं। ठीक है। ऐप में आपको प्रैक्टिस सेट्स भी मिलते हैं, मॉक टेस्ट भी मिलते हैं और इनफ डाउट सेशंस भी मिलते हैं। ये दाम बढ़ जाएंगे, उसके पहले आप इसका सदुपयोग कर लो। और भी कोर्सेस हैं, हमारे दोस्तों को भी बता सकते हो। सीडीएस का भी कोर्स है हमारे इस ऐप में, और इंग्लिश स्पीकिंग का भी कोर्स है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। ये हमारे चैनल्स हैं, डिजिटल मीडिया चैनल्स हैं इंग्लिश फंडा, यूट्यूब पर, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, एक्स पे और व्हाट्सएप। कैच यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तैयार हो क्या हो, 125 और करते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, बाय बाय।